आज हम लोग लेके आए हैं समरी लेक्चर फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आप लोगों की खास डिमांड पे द समरी इज हियर। तो फाइनली मैं बोलना चाहूंगा इस समरी को यूज कौन करेगा और कैसे करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजें थोड़ी फास्ट होंगी बिकॉज बहुत सारी टॉपिक्स को हमें बहुत शॉर्ट वे में करना है। ये टॉपिक जो कि 22 लेक्चर्स में हुआ है, समझ रहे हो, ऑलमोस्ट 45-46 आवर्स में, वही टॉपिक आपका 1-1.5 घंटे में करवा रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि सर हम लोग समरी लेक्चर लगा लेते हैं, इससे हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद आए हमारे रदरफोर्ड चाचा। तो रदरफोर्ड चाचा ने क्या बोला कि भैया जिंदगी में एक अल्फा पार्टिकल होता है, जो क्या होता है, इसने रदरफोर्ड ने पूरे रिलेशंस निकाले थे, इनकी डेरिवेशन हमने क्लासेस में कर रखी है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, इन्हीं से वो सवाल पूछेगा। ग्राफ देखो, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, लीनियर एकदम, यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है। तो y इक्वल टू mx वाली इक्वेशन आ जाएगी ये। सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। दिस इज योर निखिल सर और आज हम लोग लेके आए हैं समरी लेक्चर फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आप लोगों की खास डिमांड पे द समरी इज हियर। तो फाइनली मैं बोलना चाहूंगा इस समरी को यूज कौन करेगा और कैसे करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है, उसमें से ये एक कंसाइज वे में वो सारे टॉपिक्स को गो थ्रू किया गया है। ठीक है, आपको इसको तभी देखना है जब आपने सारे लेक्चर्स लगा रखे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि सर हम लोग समरी लेक्चर लगा लेते हैं, इससे हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा। नहीं, पहले चैप्टर पढ़ना होता है। समरी इज लाइक सब कुछ रिकॉल करने के लिए। तो समरी लेक्चर पूरा टॉपिक देखने के बाद अगर लगाओगे तो इसका एडवांटेज है। अगर बिना टॉपिक लगाए आप देख रहे हो, इसका कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज इसमें क्वेश्चन हम लोग देखते करते नहीं है। तो आपको कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो एक बार रिवाइज होंगे, मोटे मोटे आइडिया लेंगे, अच्छा ऐसा ऐसा कुछ किया था हमने, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा, रिकॉल करने में हेल्प हो जाएगी। स्पेशली लेक्चर्स का बेनिफिट तब होता है जब आपका टेस्ट हो रहा है, उससे पहले आपने देख लिया, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चीजें थोड़ी फास्ट होंगी बिकॉज बहुत सारी टॉपिक्स को हमें बहुत शॉर्ट वे में करना है। तो सबसे पहले हमने अपनी जिंदगी में एटॉमिक में देखा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या बोलता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? और भैया सीधी सी बात बोलता है, कहता है जिंदगी में एवरी मैटर, देखो भैया सीधी सी गल है, हमारे पास जिंदगी में कुछ भी मैटर होगा वो स्मॉलेस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से बनता है, इसको बोलते हैं एटम्स। कहता था ना ही उसको तोड़ सकते हैं ना ही उसको बना सकते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता और इससे ज्यादा टूट ही नहीं सकते। ये डाल्टन का पहला पॉइंट था। हमने ऑब्वियसली प्रूव कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं, डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल सच एज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। उसने इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। ऊपर से हम जानते हैं आज के टाइम पे कि न्यूक्लियस भी तोड़ा जा सकता है। तो ये क्या हो गया, इससे आपका जो डाल्टन का पॉइंट था बर्बाद हो गया। तो डाल्टन का फर्स्ट पॉइंट हमने गलत कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया कि अपना जो डाल्टन बोलता था नहीं टूटता एटम, ना बना सकते हो ना तोड़ सकते हो, इसने हम आज के टाइम पे तोड़ सकते हैं। अच्छा, फिर डाल्टन ने क्या बोला? डाल्टन ने बोला atoms of same elements have equal mass and same properties, but atom of different elements will have different mass and different properties. अब ये बोलता है कि अगर सेम एलिमेंट है तो मास और प्रॉपर्टीज सब सेम रहेंगी। लेकिन हम जानते हैं आज के टाइम पे अगर आप बात करो आइसोटोप की, तो जो हाइड्रोजन है वो आपके पास, या फॉर दैट मैटर ऑक्सीजन हो, जैसे वाटर मान लो, तो वाटर है H2O, इसमें हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम डाल दो D2O, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत अलग है। ठीक है, ऐसे मान लो कार्बन 12 है, कार्बन 14, ये आइसोटोप्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, तो ये अलग हो गया। तो सेम एलिमेंट हो गया डिफरेंट हो गया। ऐसे आइसोबार्स होते हैं, अभी हम लोग आगे डिस्कशन भी करेंगे, जैसे आर्गन 40 है और जैसे आपका कैल्शियम 40 है। अब ये क्या है, ये आपका डिफरेंट एलिमेंट्स है लेकिन इनका मास क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसके बारे में डाल्टन ने कुछ नहीं बोला, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। इसके बाद चलते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स्ड इंटीजर रेशियो। लेकिन हम जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कहता है कि आपका जो हाइड्रोजन है और अगर ऑक्सीजन कंबाइन करेगा फिक्स रेशियो में कंबाइन करेगा, जैसे H2O है, अब ये H2O भी बनाते हैं, ये H2O2 भी बनाते हैं, तो यहां पे रेशियो कितना होता है, यहां रेशियो होता है 2 ग्राम इस टू 16 ग्राम, यहां रेशियो होता है 2 ग्राम इस टू 32 ग्राम। तो भैया रेशियो भी अलग अलग हो गया, तो ये भी पॉइंट गलत हो गया। यस, तो ये भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक पॉइंट था जिसको अभी तक ज्यादा पंगे नहीं है कि एटम्स कैन बी रीअरेंज, कंबाइंड और सेपरेटेड इन केमिकल रिएक्शंस। ये कहीं हद तक ठीक है, इसमें हम लोग ज्यादा इसमें बारे में नहीं बोलेंगे। तो ये डाल्टन के 3-4 पॉइंट थे, आपको समझ आ गया, क्योंकि सारे पॉइंट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो हमने इस थ्योरी को वहीं पे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, आगे आती है आपकी कुछ पॉइंट्स, जैसे अभी हमने आइसोटोप्स आइसोबार्स वगैरह का डिस्कशन करा, तो इन टर्म्स को समझ लेते हैं बिकॉज इनका आगे जरूरत पड़ेगी। जैसे आइसोटोप्स क्या होता है, वो एलिमेंट्स जिनका यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे Z सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, और जो मास नंबर होता है ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अगर आप देखोगे ये आइसोटोप्स हैं, तो नीचे वाला नंबर सेम होगा, ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। बात करते हैं आइसोबार्स की, इसमें उल्टा है।
इसमें आपका Z जो होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो आपका A होगा वो क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। तो कहता है डिफरेंट एलिमेंट्स ऑब्वियसली डिफरेंट एटॉमिक नंबर हैविंग सेम मास नंबर। तो ऊपर वाला नंबर सेम होगा और नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं आपका आइसोबार्स। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या रहेगा, अब ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, मतलब एटॉमिक नंबर अलग होगा। तो एटॉमिक नंबर आपका अलग है, देख लो, ठीक है। हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका होता है a माइनस जेड। तो आप दोनों जगह a माइनस जेड करो, तो 13 में से 6 काटेंगे तो 13 माइनस 6 कितना हुआ, 1। यहां पे देखो जरा, 14 1 हुआ, बहुत बढ़िया। 13 माइनस 6 क्या हुआ, 7। यस, और 14 में से 7 काटेंगे कितना आएगा, ये भी 7। तो इसके अंदर दोनों में न्यूट्रॉन्स क्या हैं, सेम। तो जिसके न्यूट्रॉन सेम होते हैं उसको हम लोग आइसोटोन्स बोलते हैं। तो ये हो गया आइसोटोन्स की डेफिनेशन। फिर बात करते हैं आइसोडाइफर्स की। इसमें क्या रहता है, डिफरेंट एलिमेंट्स, ऑब्वियसली नीचे वाला नंबर अलग होगा। हैविंग सेम n माइनस p वैल्यू। तो न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स जो होंगे वो आपके सेम होंगे, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेम a माइनस 2z वैल्यू। जैसे अगर यहां पे देखोगे a माइनस 2z निकालो, कितना आ रहा है, 15 माइनस 2 इंटू 7, ये कितना आ रहा है, 1। यहां देखो 19 माइनस 2 इंटू 9, ये कितना आ रहा है, 1। तो आपका जो a माइनस 2z वैल्यू है, जिसको आप न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस भी बोल सकते हो, वो आइसोडाइफर्स में क्या होंगी, वैल्यू सेम आएंगी। तो ये आपका आइसोडाइफर्स हो गया। इसी तरह से आपके पास आता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ये क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट मतलब एटॉमिक नंबर अलग होगा इसका, बट कहता है हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है। जैसे अगर आप देखोगे नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जनरली 7 होते हैं, पर 3 का चार्ज आ गया तो 3 ऐड करा तो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ऐसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 हमारे पास पहले से थे, 2 का चार्ज आया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइसोएस्टर्स। आइसोएस्टर्स में क्या है, एक तो मॉलिक्यूल्स में जनरली लगाते हैं, आपके एटम, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो, तो नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो कितने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं भैया यहाँ पे 1 और 2 ऑक्सीजन, तो ये 3 आ गया, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये भी 3 आ गया। तो एक तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरा कहता है आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, कार्बन में कितने होते हैं, 6, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, और 2 ऑक्सीजन है, कितने आ गया ये, 16 प्लस 2 6, दैट इज 22। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7, कितने नाइट्रोजन है, 2, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, तो कितना हो गया, 14 प्लस 8, ये भी कितना हो गया, 22। तो इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों नंबर ना आपके, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, ये दोनों टर्म्स अगर किसी में सेम आती है, इसको आप आइसो एस्टर्स बोलते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आया जिंदगी में थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, जो बोलता था कि जैसे वाटरमेलन होता है ना, पूरा लाल रंग का, बीच में उसके अंदर बीज, यस, सीड्स उसके, उसी तरह से आपका एटम होता है। तो आपका पूरा पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट है, बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐसे सीड्स की तरह उसके ऊपर फंसे हुए हैं। तो वही चीज लिखी है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन देम लाइक रेजिन्स इन अ फ्रूट केक, या फिर सीड्स इन वाटरमेलन, बात वही है। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, सीड्स इन वाटरमेलन। तो इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ये आपका थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल है, 10 साल तक चला था। इसके बाद आपने अगला मॉडल, इसमें पंगे क्या थे, इसके पंगे देख लेते हैं एक बार। पंगे क्या हैं, कंसिडर्ड मास टू बी इवनली स्प्रेड आउट टू द एटम। हम जानते हैं कि एटम का बीच में ज्यादा मास होता है, बाहर कम मास होता है, इसने वो गलत बोल दिया। इट डजंट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम जानते हैं आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये कहता है इलेक्ट्रॉन स्टिल रहता है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज आपका अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बगल बगल में है तो वो आपस में रिएक्ट करके खत्म हो जाने चाहिए, पर इसने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये कहता है ऐसा चल रहा है जिंदगी में। तो ये जो इसने जिंदगी बोली वो गलत बोली, तो इसलिए हम लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था, ये ड्रॉबैक्स से। अब इसके बाद कौन आया, इसके बाद आए हमारे रदरफोर्ड चाचा। तो रदरफोर्ड चाचा ने क्या बोला कि भैया जिंदगी में एक अल्फा पार्टिकल होता है, जो क्या होता है, ये आपका हीलियम है, हीलियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या होएगा, हीलियम आपका +2। ये जो हीलियम +2 होता है ना, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ध्यान में रखने वाली बात यह है, इसका जो मास होता है वो आपका बराबर होता है 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम कर दो। एंड इसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है, क्योंकि +2 है तो आ जाएगा +2 इंटू
1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये डेटा हमें इसके बारे में पता रहना चाहिए कि चार्ज कितना है, मास कितना है, चार्ज बटे मास हम लोग रेशियो भी निकाल सकते हैं। दिस इज योर अल्फा पार्टिकल हीलियम +2 न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब इसने क्या करा, हीलियम +2 न्यूक्लियस को के साथ रिएक्शन करा। कैसे करा, ये कहता भैया आपने एक लेना रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो कि क्या होता है रेडियो एक्टिव। इसको लेड बॉक्स में रखा जाता है ताकि ये आपको और हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो यहां से एक छोटा सा छेद किया जाता है, उससे ये अल्फा पार्टिकल्स इसके थ्रू निकलते हैं। अब इसको जाके किस पे मारा, इसको जाके निकाला उसने गोल्ड फॉइल पे मारा। जब ये गोल्ड फॉइल पे जाके बजा, ये गोल्ड फॉइल पे जाके बजा, यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं और गोल्ड फॉइल बज रहे हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे जाके स्ट्राइक कर रहा है। ज्यादातर तो सीधे चले गए, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, पर कुछ ने ऐसे गलत एंगल दिखाए, ऐसे कुछ अलग अलग एंगल पे गए, कुछ तो एकदम इधर और कुछ तो एकदम बाउंस बैक ही कर गए। यस, तो आपके अलग अलग ये जो होती है ना, इसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये जो है ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे अगर पार्टिकल्स जाके स्ट्राइक करते हैं तो वहां पे तुम्हें रंगत आती है, तो हमें पता लग जाता है यहां कहीं जिंक सल्फाइड, मतलब यहां कहीं पार्टिकल बज रहा है। तो अल्फा पार्टिकल्स अब अलग अलग एंगल पे जाके स्ट्राइक कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड बोला भैया गेम है थोड़ा अलग, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। तो कहता एटम जो है ज्यादातर खाली होगा। तो एटम जो होगा कुछ इस तरह से इसने मॉडल बनाया था कि बीच में न्यूक्लियस है और बगल में इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है भटक रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ्स में। इस तरह से उसने अपना मॉडल बनाया। अब इस मॉडल में पंगे क्या थे, मतलब क्यों बनाया ऐसे, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। तो अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है न्यूक्लियस, तो कहा से अल्फा पार्टिकल इस तरह से आगे आर पार हो रहे हैं। तो पहली बात तो उसकी हो गई। दूसरा, कुछ पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट कर रहे थे एकदम वापस। तो अगर कोई अल्फा पार्टिकल सीधा आ रहा है तो क्योंकि ये न्यूक्लियस और गोल्ड का है, न्यूक्लियस गोल्ड के अंदर 79+ चार्ज होता है, और आपके पास यहां पे कितना चार्ज आ रहा है, यहां पे अल्फा पार्टिकल +2 चार्ज आ रहा है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है इस वजह से क्या हो जाता है, रिवर्स चला जाता था। तो ये इसकी कुछ कहानी थी कि सारा मास जो है, न्यूक्लियस बहुत हैवी है और सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास ऑलमोस्ट सेंटर पे बैठा हुआ, जिसको इसने क्या बोल दिया, जिसको इसने न्यूक्लियस बोल दिया, और इलेक्ट्रॉन बगल में चक्कर काट रही हैं। ये इसका मॉडल था। इसके पॉइंट्स एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, सीधे चले गए विदाउट डिफ्लेक्शन। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड एट मेजर एंगल्स, दैट इज ऑलमोस्ट 1 in 20,000, 100-150 से ज्यादा एंगल पे वो रिफ्लेक्ट करा, जो मैंने आपको दिखाया। क्यों करता है वो, बिकॉज न्यूक्लियस जो है छोटू सा, उस छोटू से न्यूक्लियस पे वो सीधा जाके स्ट्राइक कर रहा होगा। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स क्या आ गए, इन्फ्रेंस क्या निकाली कि ज्यादातर पार्ट एटम का एम्प्टी होता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर पे होगा, जिसको न्यूक्लियस बोला, एंड न्यूक्लियस इज वेरी हैवी एज कंपेयर टू एटम। क्यों, बिकॉज वो अल्फा पार्टिकल जैसे पार्टिकल को वापस भेजने की शक्ति रख रहा है। तो ये आपका हो गया। कहता है ऑल द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड टाइनी एंड हैवी सेंटर, इसको न्यूक्लियस बोल दिया, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। ये इसका फाइनल मॉडल था। इनफैक्ट इसने एक रिलेशन भी दिया था कि जो आपका रेडियस होता है, रेडियस ले लेते हैं, रेडियस ऑफ एटम जो है, ठीक है, वो होता है 10 की पावर 5 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये इसने रिलेशन दिया था। यस, और ऐसा ही एक वॉल्यूम का भी रिलेशन निकाल लोगे कि जो वॉल्यूम ऑफ एटम होती है वो कितनी होती है, ये होती है 10 की पावर 15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो दिस वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। यहां पे उसने कैलकुलेशन करी एंड यहां से कुछ कुछ फॉर्मूलाज हमारे निकल के आते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने कुछ कुछ फॉर्मूलाज दिए। ठीक है, अब इन फॉर्मूलाज को हमें दिमाग में रखना होता है, क्या क्या फॉर्मूलाज इसने हमें दिए। सबसे पहला फॉर्मूला था नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्टेड होते हैं किसके प्रोपोर्शनल, थिकनेस के। तो एन में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को ना मैं एन से डिनोट करता हूं और थिकनेस को मैं टी से डिनोट करता हूं। तो पहला रिलेशन आ रहा था एन इज प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ज्यादा उसके नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट होंगे। अगला है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन उसका इनवर्स का आता है, वो भी स्क्वायर में। तो काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर, तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतने नंबर कम होंगे, बिकॉज अगर तेजी से कोई पार्टिकल आ रहा है तो वो सीधा चला जाएगा। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फैक्टर है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के साथ रिलेशन होता था जेड स्क्वायर का। तो अगर आपके पास बंदा न्यूक्लियस भारी है, अगर ये न्यूक्लियस हमारा भारी होता है तो वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। तगड़ा न्यूक्लियस है, दूर से भगा देगा अल्फा पार्टिकल को। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफरेंट एंगल, तो ये होता है एन प्रोपोर्शनल होता है 1/sin θ/2 का होल पावर 4। तो ये आपका रिलेशन है एंगल्स का जो हमारा निकल जाता है। एंड एक रिलेशन उसने रेडियस के फॉर्मूले का भी दिया था, वो होता है ए की पावर जेड। ए क्या है आपका, मास नंबर। तो मास नंबर इंटू 1.33 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। तो ये एक रिलेशन उसने दिया था आपका। तो ये टोटल 4-5 रिलेशंस हैं जो कि उसने हमें
दिए विद रिस्पेक्ट टू द नंबर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां पे गेम सारा सॉर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका। हाँ, नेक्स्ट इज जो उसने रिलेशन दिए पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी के, ये रिलेशंस भी हम लोग देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में उसने फॉर्मूला जो निकाला था रदरफोर्ड ने, वो आता है ZE² K, ZE² K अपॉन R नेगेटिव में। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिया उसने ZE² K अपॉन 2R, एंड टोटल एनर्जी का फॉर्मूला दिया -ZE² K अपॉन 2R। ये रिलेशन उसने हमें निकाल के दिए, जहां पे Z क्या है, Z इज एटॉमिक नंबर इसी के अंदर, ठीक है। E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। K क्या है आपका 9 इंटू 10 की पावर 9, यस, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। और क्या है, R इज द रेडियस। तो R वक्त था रेडियस ऑफ ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन बेसिकली भटक रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका रिलेशन। इस रिलेशन से उसने ये 3 फॉर्मूला निकाले। अगर आप कायदे से देखो, इस फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके आपस के रिलेशन होते हैं। वो हम लोग जानते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी होती है, एक ये, एंड जो पोटेंशियल एनर्जी होती है या टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, एक ये। और अगर आपस में रिलेशन देखना है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होती है। तो ये रिलेशन आपस में इसने हमें यहां से डिराइव कर दिए। बाकी डिस्टेंस वर्सेस एनर्जी का ग्राफ था कि अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से दूर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती है, टोटल एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती है, एंड काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है। ये हमारे इसने रदरफोर्ड ने पूरे रिलेशंस निकाले थे, इनकी डेरिवेशन हमने क्लासेस में कर रखी है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, इन्हीं से वो सवाल पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हमारे पास यहां पे आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि जो आपका अल्फा पार्टिकल है, आपने क्या करा, एक अल्फा पार्टिकल जाके मारा न्यूक्लियस के बाहर एकदम स्ट्रेट, अब एक डिस्टेंस तक ही जा सकता है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या इफेक्टिव रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, यही बोलेंगे। अब सवाल इसमें ये आता है कि जो अल्फा पार्टिकल आपका जाके जा रहा है, ये किस डिस्टेंस पे जाके रुकेगा, वो उसका फॉर्मूला होता है ये, दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज R जो होता है वो आपका 4ZE² K अपॉन M अल्फा V अल्फा स्क्वायर। M अल्फा क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ऐसे ही V अल्फा क्या है, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और क्या इसके अंदर, Z क्या है, ये एटॉमिक नंबर ऑफ दिस, E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, यस। K आपका पहले वाला है, K कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। और क्या है चच्चा इसमें, हाँ सब हो गया। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच होता है। ये फॉर्मूला याद रखोगे, एग्जैक्ट बता पाओगे। नहीं याद आ रहा तो यहां से रिलेशन याद रखना कि जो रेडियस होता है वो Z अपॉन V अल्फा का होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। जनरली इस प्रोपोर्शनलिटी पे काफी सवाल हमारे बन जाते हैं, ठीक है। ये वेरी करता है। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच पढ़ा था। उसके बाद हमने जिंदगी में पढ़ा है दैट इज क्लासिकल वर्सेस क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्लासिकल वर्सेस क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे को आज तक जो हम लोग लॉस फॉलो करते आए हैं वो है जिसमें सारी एनर्जी वैल्यूज अलाउड है। याद है एग्जांपल दिया था कि एक पत्थर मार रहा है और एक पानी फेंक रहा है। पत्थर जो पानी फेंक रहा है वो तो सब एनर्जी वैल्यूज अचीव कर रहा है। तो जो क्लासिकल होते हैं उसमें सारी एनर्जी वैल्यूज अलाउड होती हैं। वेयर एज अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूं, ये क्वांटम वाला गेम है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में सारी एनर्जी वैल्यूज अलाउड नहीं, उसमें कुछ कुछ वैल्यूज अलाउड है, सिलेक्टेड वैल्यूज अलाउड है। वो सिलेक्शन कैसे करनी है बताऊंगा। लेकिन क्लासिकल और क्वांटम दुनिया अलग है। क्लासिकल दुनिया वो है जो आप लोग हम लोग जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पे होती है। क्वांटम की दुनिया वो है जो छोटे लेवल पे चलती है। तो छोटे लेवल पे रूल्स अलग होते हैं आपके, सब एनर्जी वैल्यूज आप अचीव नहीं कर सकते हो। तो ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या, ऑल द एनर्जी वैल्यूज कैन बी अचीव्ड, yes all the values can be achieved, it is continuous and no selection is needed। क्वांटम में क्या होगा, all the energy values cannot be attained, it is discrete and कुछ आपको सिलेक्शन रूल उसमें डालना पड़ेगा। that is about these two, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं इसी के ऊपर ना, फिर एक थ्योरी आई थी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो ये बोलता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर तुमने एक्सेलरेट किया तो वो एनर्जी लूज करेगा। तो जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, ये आपकी डायरेक्शन बदल रहा है, और जब डायरेक्शन बदलता है तो आपकी एक्सेलरेशन होती है। डायरेक्शन बदला, वेक्टर चेंज हुआ तो एक एक्सेलरेशन हो रही है। तो वेलोसिटी बदलने से, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रही है और इलेक्ट्रॉन कैसा है, एक चार्ज पार्टिकल,
तो एक चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है यहां से, चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेटेड। और अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या होएगा, ये धीरे धीरे एनर्जी लूज करेगा, करेगा, सीधा जाके ये न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा। इस प्रोसेस में लगते थे 10 की पावर -8 सेकेंड्स। ये थ्योरी थी मैक्सवेल की, थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो कि सही है, आज तक हमने इसको गलत प्रूफ नहीं करा। तो मैक्सवेल थ्योरी जो थी वो भी क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड थी, और जो रदरफोर्ड की थ्योरी है वो भी क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पे दो थ्योरी चल रही है, लेकिन ऑपोजिट रिजल्ट्स दे रही हैं। रदरफोर्ड बोला ये मॉडल सही है, मैक्सवेल बोला अगर ये मॉडल सही है तो ये इलेक्ट्रॉन को 10 की पावर -8 सेकंड्स में एनर्जी लूज करके यहां पे समा जाना चाहिए, पर वो समाता नहीं है। तो इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल हमने रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज वो क्लासिकल थ्योरी को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन है, उसको प्रूफ नहीं कर पाया। तो ये सब पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग द न्यूक्लियस सफर्स एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू ईएम थ्योरी, उसकी एनर्जी हटनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी घटेगी तो न्यूक्लियस के पास आएगा, न्यूक्लियस के अंदर मर जाएगा विद वेरी हाई वेलोसिटी। इस पूरे प्रोसेस में लगता है 10 की पावर -8 सेकेंड्स। स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल, हेंस इट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन को वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहां पे होगी दुनिया जहां की फाइट। और इसीलिए अब, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया ना कि रदरफोर्ड मॉडल तो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड था, तो ये प्रॉब्लम मेजर थी उसकी, तो वो आपके ये ईएम थ्योरी को बर्बाद कर रहा था। तो इसलिए हमने क्या करा, इस पूरे मॉडल को हमने रिजेक्ट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट मॉडल जो आने वाला है दैट विल बी बोहर्स मॉडल। इसको अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि बोहर मॉडल जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड था, ये किस तरह से ये वर्क करता है। तो ये हमारा नेक्स्ट होगा। इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये अब हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। देखो, जैसे लाइट वेव है, जैसे रेडियो वेव है, जैसे ये सब जितनी भी वेव्स हैं, ये सब के अंदर ना दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ये वाला कंपोनेंट, एक होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट। तो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट है, और एक होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ये जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। जब भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती हैं तो हमारी जिंदगी में एक वेव निकलती है, इस वेव को बोलते हैं, इस वेव को बोलते हैं, जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर आपस में, तो जो x डायरेक्शन में होगा वो क्या हो जाएगी, वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी। ये वेव क्या होती है, वेव इज जस्ट अ डिस्टर्बेंस, एनर्जी की डिस्टर्बेंस होती है। तो एक तरह की एनर्जी मान लो, तो एक एनर्जी है जो कि कब निकलती है, जब ईएम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती हैं, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वही यहां पे लिखा हुआ है। मैटर, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, तो वो लिखा है दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम। तो इफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेटिंग इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, ये आपस में भी डायरेक्ट क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होती है। तो ये एक्स में है, एक वाई में है, तो तीसरा जेड में होगा। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके कुछ कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। अगर मैं वेव की बात करता हूं तो वेव को हम लोग को इस तरह से दिखाते हैं। देखना, ये हमारे पास ऐसे डायरेक्शन में मान लो है, इस तरह से मैं इसको दिखाता हूं। देखो जरा, ये हमारे पास आ गई, ठीक है। तो वेव हम लोग ऐसे बनाएंगे, इस तरह से। ये हमारी वेव है, ये हमारी वेव है, जहां पे इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे क्रेस्ट, इसको बोलेंगे ट्रॉ, ठीक है। तो एक ऐसे ही आप क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस को आप बोलते हो 1 वेवलेंथ। तो ये एक वेवलेंथ होती है। यहां से यहां जो हाइट होती है इसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ टर्म्स है जो हमें पता रहने चाहिए। या तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हो, या फिर आप क्रेस्ट टू ट्रो भी बोल सकते हो, ऐसे ट्रो टू ट्रो, ठीक है। इस तरह से अगर ये वेव चल रही है तो ट्रॉ से ट्रॉ भी जो होता है वो भी क्या होता है, ये भी आपकी एक वेवलेंथ के बराबर होता है। तो ये वेवलेंथ रहती है। वेव क्या है, इट इज जस्ट एनर्जी डिस्टर्बेंस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपकी जो एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए वो विदाउट मैटर, मतलब मैटर का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप मैटर ट्रांसफर करके कर रहे हो एनर्जी को ट्रांसफर, तो वो वेव नहीं है। अगर मैटर के बिना ट्रांसफर करके एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो उसको वेव बोलते हैं। वेव आपको कुछ इस तरह से दिखती है। इसके कुछ कुछ टर्म्स हैं। एक तो मैंने वेवलेंथ डिफाइन कर दिया। वेवलेंथ क्या है, लैम्डा से डिनोट करते हैं इसको। इट इज लेंथ ऑफ कंप्लीट वेव, जो अभी हमने देख लिया। एक हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी। तो एक पॉइंट से 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी। तो एक पॉइंट से 1 सेकेंड में कितनी वेव निकलती है उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है।
उसके बाद आता है टाइम पीरियड। तो बस टाइम पीरियड हमें इतना याद रखना है, टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी होता है। हमारा सारा गेम इससे निकल जाएगा, ठीक है। तो 1/फ्रीक्वेंसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। उसके बाद टर्म आ रही है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकंड, दैट इज वेलोसिटी। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, इट इज सिंपली v से डिनोट कर सकते हैं। अब जो भी जितनी भी वेव्स हमारी जिंदगी में, वो जो वेलोसिटी दिखाती है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो जब भी हम लोग बात करते हैं आपके वैक्यूम में, तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। इसका एक रिलेशन निकल के आता है, जो स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट कर देते हैं। जो c होता है वो आपका लैम्डा इंटू न्यू के बराबर होता है। ये रिलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इससे हमारे सारे सवाल बनते हैं। c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा इज वेवलेंथ, न्यू इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं सारे के सारे, और अनलाइक द मैटर वेव्स ऑल द EM वेव्स आर गोइंग टू ट्रैवल विद द सेम स्पीड, जो कि है स्पीड ऑफ लाइट। यस, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट विल हैव डिफरेंट वेवलेंथ। सबकी देखो, सबकी वेवलेंथ अलग है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है, लेकिन सबकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, सेम होगी। वो पॉइंट हमारे यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एम्पलीट्यूड दे रखा है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। वेव की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रही है, जैसे मैंने यहां पे बताया, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वेव का, ये देखो यहां से यहां तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रखती है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। हमारे इतने काम का नहीं है ये टर्म। आगे आता है वेव नंबर। वेव नंबर इज जस्ट न्यू, मतलब न्यू बार से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें बस इतना याद रखना है, ये वेवलेंथ का इनवर्स होता है, हमारा काम इससे निकल जाता है। तो ये आपकी मेजर टर्म्स हैं जो हमने डिफाइन कर दी। इसके बाद आपका आता है इसी के ऊपर बेस, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि हम लोग जो कलर्स देखते हैं, जैसे हम लोग विजिबल रेंज को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी वेव्स होती है, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, आपका अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, फॉर दैट मैटर इवन कॉस्मिक रे। तो ये सब हमारे सामने विजिबल है। हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं इनका जो जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, एक तो इनका ऑर्डर का पूछ सकता है। जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, अगर मैं यहां पे देखूं, जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो यहां से यहां जाने पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज होती है। तो उससे हम लोग देखेंगे कि एनर्जी भी हमारी इंक्रीज होगी। और जो आप इधर से इधर आते हो, लेट से इस तरफ आते हो, तो आपकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती है। तो आप लेफ्ट की तरफ आओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, राइट की तरफ जाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो इस तरफ से आपका एक ग्राफ बनता है, दैट इज ये आपके मैंने ऑर्डर लिख दिया, और इसके लिए निमोनिक भी है। या तो रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइंस, आप ये लिख सकते हो, या फिर राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन सिटी, आप उससे कर सकते हो। ये ऑर्डर को आप याद रखेंगे। मैं फिर से बोल देता हूं, मैंने जो ऑर्डर लिखा है वो आपका फ्रीक्वेंसी का लिखा है, या आप एनर्जी भी बोल सकते हो, लेकिन इसी ऑर्डर में वेवलेंथ आपकी घटती है। तो आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं इसके ऊपर, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी आई थी। प्लैंक ने ये बोला था कि जिंदगी में जितने भी तुम वो देखते हो फोटॉन्स, देखो आपकी जैसे मान लो ये बल्ब है, तो बल्ब से आपको लाइट मिल रही है, लेकिन जो लाइट आती है ना वो ऐसे कंसिस्टेंट वे में नहीं आती है। वो कैसे आती है, वो आती है पैकेट्स में। इस तरह से पैकेट्स ऑफ एनर्जी में आपकी लाइट्स आती है। इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को उसने बोला फोटॉन्स। तो दिमाग में रखना है व्हाट इज फोटॉन्स, कि जो भी आपके लाइट सोर्सेज हैं उससे जो एनर्जी निकलती है, और डिस्क्रीट इंडिविजिबल पैकेट्स ऑफ एनर्जी से निकलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो ये जो छोटे छोटे पैकेट्स होंगे इनको हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं, सबसे छोटा, इससे नीचे हम लोग नहीं मानेंगे कुछ। तो ये आपका होता है फोटॉन की क्वांटम थ्योरी। उसने इसका रिलेशन दिया था कि जो एनर्जी होगी वो या तो h न्यू होगी, या आप तो ये बोल सकते हो, या उसने बोला था जो एनर्जी होगी वो hc/λ होगी, आप ये भी बोल सकते हो। दोनों ही रिलेशंस हमारे लिए हमें याद रखने हैं, एनर्जी इज h न्यू या hc/λ। इसके ऊपर उसने एक बात करी थी कि कैसे डिफाइन करा। एक कहता है, एक होता क्वांटम। क्वांटम क्या होता है, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। तो ये क्या हो गया, क्वांटम हो गया, ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी। क्वांटा क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो अगर आपको एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, अगर मैं आपसे बोलूं कितनी हो जाएगी, सर ये हो जाएगी आपकी hc/λ या h न्यू, ये हो जाएगी। या फिर हम लोग ऐसे लिख देते हैं, h न्यू लिख देते हैं। अब ये नंबर ऑफ फोटॉन, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है n से। तो अगर हमसे कोई पूछेगा टोटल एनर्जी बताओ कितनी होगी, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक की एनर्जी इंटू टोटल, है ना। तो एक की एनर्जी कितनी आ रही है, hc/λ आ रही है, इंटू टोटल कितना हो जाएगा, n। या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो h न्यू इंटू n, आप ये भी यूज कर सकते हो। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, सिंपली इट इज क्वांटा इंटू क्वांटम। तो क्वांटा इंटू क्वांटम करोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी। दैट इज समथिंग जो हमें याद रखना है। ये हमारा फॉर्मूला फाइनली बन जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, इसमें एक यूनिट कन्वर्जन याद रखना होता है, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत छोटा यूनिट होता है। किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स के। जब आप कैलकुलेशंस करने जाते हो तो ये कन्वर्जन कई बार आएगा, बिकॉज एनर्जी जो हम लोग यूज करते हैं ना, जूल्स में बहुत कम आती है। तो हम लोग मैग्नीट्यूड चाहते हैं तो सुंदर सा आए, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज किया जाता है। इस कन्वर्जन यूनिट को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। तो फोटोन जो होता है वो एक एनर्जी का कैरियर है। तो जहां पे भी वो जाके टकराएगा, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन था, तो आपका फोटोन है, अगर वो इसको जाके टकराता है तो ये खत्म हो जाता है, और सारी की सारी, अगर इसके पास मान लो लेट से एनर्जी 10 जूल है, जब इसके साथ टकराएगा तो इसको कितनी एनर्जी दे देगा? 10 जूल इसमें ट्रांसफर कर देगा और खुद ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से फोटोन आपका काम करता है। काम की चीजें ये है कि मान लीजिए अगर मेरे पास एक फोटोन है और वो आगे क्या कहते हैं, दो फोटॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ऐसे मान लो दो फोटॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है, ये फोटोन 1 फोटोन 2। अगर इसकी एनर्जी ई है, इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, तो हम लोग बोलेंगे कि E क्या होता है? E1 प्लस E2 के बराबर है। सिमिलरली इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, ये न्यू1, ये न्यू2, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी एडिटिव होती है, न्यू1 प्लस न्यू2। लेकिन जो अगर वेवलेंथ इसकी लैम्डा है और इसकी λ1 λ2 है, तो वेवलेंथ एडिटिव नहीं होती। वेवलेंथ का रिलेशन जो रहता है दैट इज 1/λ, जो होता है वो 1/λ1 प्लस 1/λ2 के बराबर होता है। इसके ऊपर भी हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें वो एनर्जी कन्वर्जन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो फोटॉन्स जब आपकी एनर्जी डिवाइड करता है, उससे नए फोटॉन्स बनाने होते हैं, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, एनर्जी एडिटिव, फ्रीक्वेंसी एडिटिव, लेकिन वेवलेंथ इज नॉट डायरेक्टली एडिटिव, उसमें रेसिप्रोकल करके आपको इसको ऐड करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बोहर मॉडल किसके ऊपर बेस्ड है। तो बोहर मॉडल मेनली दो सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। एक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी स्टेट, एक है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी स्टेट के बारे में पहले बात करते हैं। ये दोनों ही किसके ऊपर बेस्ड हैं? ये दोनों ही पोस्टुलेट्स आपके क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड हैं। बोहर की अगर मैं पहली बात करूं, दैट इज स्टेशनरी स्टेट। वहां पे क्या बोलता है कि आपके पास जो एटम है, देखो ये आपका न्यूक्लियस है, हम ऐसे बोलते थे ना, इसके अराउंड ऐसा एक ऑर्बिट है, एक सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। रदरफोर्ड बोलता था कुछ भी कहीं भी हो सकता है, बोहर ने कहा नहीं, इसने कहा फिक्स होंगे। जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, और हर एक ऑर्बिट को उसने बोल दिया स्टेशनरी स्टेट, कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो आपके इन्हीं ऑर्बिट्स में भटक सकता है। तो क्योंकि हमने क्या कर दिया, सिलेक्शन कर दी, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है। ये कैसे सिलेक्ट करे गए वो अगला आएगा प्रिंसिपल, लेकिन यहां पे बोहर ने बोला इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ ऑर्बिट्स में भटक सकता है, और जब तक इसके अंदर भटकेगा तब तक उसकी एनर्जी सेम रहेगी। तो वही चीज है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट, इट कैन मूव इन सिलेक्टेड ऑर्बिट्स, एज लॉन्ग एज इट रिमेन इन दैट ऑर्बिट टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका बोहर का पहला पोस्टुलेट था, दैट इज ऑफ स्टेशनरी स्टेट। अब ये स्टेशनरी स्टेट डिफाइन कैसे करनी है, उसके लिए उसने थ्योरी दी थी, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कहता है जो भी आपका ऑर्बिट होगा आप उसका एंगुलर मोमेंटम निकालो। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो mvr से निकालते हैं आप। ये उसने कहा बराबर होना चाहिए nh/2π के। तो ये उसने कहा, और जहां पे जो n होगा, n विल बी अ नंबर, ठीक है। n क्या होना चाहिए, ये 1 2 3 इस तरह से आपका एक नंबर होना चाहिए। ये आपका वो नहीं हो सकता, डेसिमल वगैरह नहीं हो सकता, फ्रैक्शन वगैरह नहीं हो सकता। तो अगर n 1 2 3 4 5 6 है तो ये वाले ऑर्बिट हम लोग अलाउ करेंगे। तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऑब्वियसली इसको आपको याद रखना है, यहां पे ये जो होता है दिस इज एंगुलर मोमेंटम, mvr होता है एंगुलर मोमेंटम, nh/2π मतलब ये h/2π का मल्टीपल होगा। तो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट में किस में रहेगा, जिसका एंगुलर मोमेंटम सिंपल मल्टीपल होगा h/2π का। तो ये इस तरह से उसने अपना डिफाइन कर दिया, सिलेक्शन कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज ये कहां पे लगती है, बोहर थ्योरी की बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे हीलियम प्लस हो गया, जैसे लिथियम +2 हो गया, सो एंड सो ऑन। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर आपकी बोहर थ्योरी एप्लीकेबल है, आगे पीछे नीचे ऊपर किसी के ऊपर नहीं है। दो है या नहीं है किसी पे नहीं लगेगी, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे लगेगी, बिकॉज जब बोहर अपनी थ्योरी बना रहा था उसने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को कंसीडर नहीं किया था। तो दैट इज द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ फॉर्मूला दिए थे। रेडियस का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, ये इसने दिया था 0.529 इंटू n²/z। ये आ गया आपका एंगस्ट्रॉम में, जहां पे आप इसको 0.529 को R0 बोल सकते हो। n इज द ऑर्बिट नंबर, z इज आपका न्यूक्लियर का उसका जो चार्ज और एटॉमिक नंबर बोल सकते हो। वेलोसिटी का बात करूं तो 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n, ये आपका मीटर पर सेकंड में फॉर्मूला दिया।
एनर्जी का फॉर्मूला दिया, हम लोग बात करते हैं टोटल एनर्जी की। ये टोटल एनर्जी है जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, टोटल की कर रहा हूं, वो कितना हो जाएगा, या काम करता है तीनों निकाल देते हैं। अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो वो कितनी थी, वो होती है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तो वो इसको डबल कर दो, -27.2 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी +13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी एनर्जी के कन्वर्जन हो गई। बात करते हैं टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड जो होता है इट इज सिंपली डिस्टेंस। देखो हम लोग इसको सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी याद रखेंगे, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द स्पीड। यस, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या होता है, ये हमारा टाइम पीरियड होता है। तो डिस्टेंस पता लगता है 2 पाई आर से, स्पीड पता लगती है v से। तो r कहां है, r ये है, तो हमें प्रोपोर्शनलिटी से मतलब है। तो इसकी जो प्रोपोर्शनलिटी होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू r अपॉन v। तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, r होता है n स्क्वायर बाय z, ये होता है z बाय n। तो सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल आएगा n क्यूब बाय जेड स्क्वायर के। ये टाइम पीरियड की प्रोपोर्शनलिटी है जो आपको याद रखनी है। और इसी को उल्टा कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे बोहर के अंदर ये फॉर्मूलाज है जो हमारे को याद रहने चाहिए। ठीक है, इनके क्वेश्चंस कराए हैं क्लास में बहुत सारे। तो अब बात करते हैं, इसके अलावा उसने कुछ कुछ टर्म्स डिफाइन करी थी। एक होती है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट होती है वो स्टेट जहां पे एनर्जी इज मिनिमम। फर्स्ट जनरली जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट ही बोलते हैं, बिकॉज वहां पे मिनिमम एनर्जी रहती है और वहां इलेक्ट्रॉन हमेशा रहना चाहता है। तो सबसे ज्यादा हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर ये न्यूक्लियस है और जो भी फर्स्ट ऑर्बिट रहता है इसमें एनर्जी, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो आपकी जो एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, तो एनर्जी बढ़ती है। तो यहां पे जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेता हूं, उससे आइडिया लग जाएगा। तो हाइड्रोजन में क्या रहता है, सबसे पहले यहां होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपकी एनर्जी बढ़ती रहती है, वैल्यू देखो बढ़ रही है। तो हमें मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू ये हो गई। तो दिस इज द मिनिमम एनर्जी। जो मिनिमम एनर्जी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जहां कम एनर्जी कम वहां स्टेबिलिटी ज्यादा, इसी को प्यार से बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। तो दिस इज द स्टेट वेयर एनर्जी इज मिनिमम इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन ज्यादातर हम यही एक्सपेक्ट करेंगे, जितनी ज्यादा नेगेटिव टोटल एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये आपका ग्राउंड स्टेट होता है। अब कई बार ग्राउंड स्टेट में ना रहे, आगे चला जाए, तो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहां ना रह के यहां चला जाए, इसको क्या बोलेंगे, अब ज्यादा एनर्जी में आ गया, तो ये होती है इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर यहां नहीं है और ज्यादा एक्साइट हो रहा है, मान लो यहां चला गया, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट हो जाता है जब थोड़ी एनर्जी हायर एनर्जी में चला जाए। तो वही चीज यहां डिफाइन करी गई है। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, हायर एनर्जी स्टेट, जहां इलेक्ट्रॉन जाता है जब आप उसको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करते हो। उसका सीधा फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो मेरे को बोल रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो अगर मुझे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकालनी है तो उसका ऑर्बिट नंबर क्या होता है 2। तो यहां पे सेकंड एक्साइटेड ऑर्बिट नंबर क्या 3। तो उसी के हिसाब से फॉर्मूला बना दिया जाता है कि जोन सी भी एक्साइटेड स्टेट है, अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी तो आपका ऑर्बिट नंबर क्या होगा, इसके अंदर एक ऐड कर दो, 1 + 1 दैट इज सेकंड ऑर्बिट हो जाएगा। इस तरह से हमें ऑर्बिट नंबर पता लग जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज एनर्जी एट इन्फिनाइट वैल्यू। मतलब जैसे ये आपका फर्स्ट है, ठीक है, ये n1 है, ये n2 है, करते 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 ये n इन्फिनिटी है। तो n इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो इट इज -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। n क्योंकि इन्फिनिटी है तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ऑलमोस्ट जीरो। तो इन्फिनिटी पे जो आपकी एनर्जी होती है वो जीरो होती है। दैट इज इसके बाहर अगर इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचा दिया इलेक्ट्रॉन को तो वो एटम के बाहर चला गया। हम लोग इसी तरह से इसको समझते हैं। ठीक है, आगे है आयनाइजेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को, मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, मान लो ये फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, तो ये n = 1 ग्राउंड स्टेट है। तो अगर मेरे पास ग्राउंड स्टेट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसको इन्फिनिटी तक पहुंचाना, यहां पे एनर्जी जीरो होती है। तो यहां से यहां तक पहुंचाने में जितनी भी एनर्जी लगती है इसको बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर्मूला इसका होता है 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां पे जेड क्या हो गया,
इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसको ग्राउंड स्टेट से उठा के बाहर फेंकने वाली जो भी एनर्जी होगी उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। एक आता है इसको बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। अब जरूरी नहीं है कि हर बार इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे आ जाए, मान लो सेकंड ऑर्बिट में आ जाए, ये देखो यहां पे n = 2 में आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक में जो भी एनर्जी होगी इसको बोलेंगे सेपरेशन एनर्जी। ये कौन सी होगी, फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। मान लो आपका इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में है, जैसे n = 3 में है, इसको क्या बोलेंगे, इसको भी सेपरेशन एनर्जी बोलेंगे, यहां से यहां तक तो इसको बोलेंगे सेकंड सेपरेशन एनर्जी। इस तरह से चलता रहता मामला। यस, तो यहां पे क्या करना है, वही चीज लिखी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू इनफाइनाइट स्टेट, तो वो क्या हो जाती है, आपकी सेपरेशन एनर्जी हो जाती है। फॉर्मूला इसका रहता है दैट इज, अगर nth सेपरेशन एनर्जी निकालनी है, जैसे यहां पे मान लो मुझे सेकंड सेपरेशन, कहां गया, फर्स्ट सेपरेशन है ये देखो, तो फर्स्ट सेपरेशन निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस एनर्जी कौन सा, n+1, तो 2 माइनस E2, तो ये एनर्जी निकालनी पड़ेगी। और E2 कैसे निकलती है, 13.6 इंटू माइनस 13.6 इंटू Z²/n² करके निकाल लोगे। ठीक है, सो एंड सो ऑन, तो ये आपका फॉर्मूला रहता है। आगे बढ़ते हैं, एक आता है एक्साइटेशन एनर्जी, तो एक लेवल से ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट तक उठाना। तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास है, ये मान लो n = 1 है, और ये मुझे मान लो n = 2 है, ये मान लो n = 3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहां बैठा हुआ है, इसको यहां से यहां तक पहुंचाना, इसको बोलूंगा फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी। अगर मान लो यहीं से इलेक्ट्रॉन को सेकंड तक यहां पहुंचाना, इसको बोलूंगा सेकंड एक्साइटेड एनर्जी। तो इस तरह से एक्साइटेड एनर्जी रहती है, एक ग्राउंड से किसी लेवल तक लेके जाना। फॉर्मूला इसका रहता है, जिस भी लेवल nth लेवल पे अगर लेके जाना है तो उसमें एक ऐड कर दो -1। तो अगर मान लो फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी है तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर मान लो E1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, n+1, तो E2 - E1, और अगर देखोगे ना E2 - E1 ही फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी आपकी बैठ रही है। तो दिस इज द एक्साइटेशन एनर्जी। नेक्स्ट इज, अब एनर्जी का जो गैप होता है ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये आपका फर्स्ट एनर्जी वैल्यू है, ये मान लो आपकी सेकेंड एनर्जी वैल्यू है, ये आपका थर्ड एनर्जी वैल्यू है, ये आपका फोर्थ एनर्जी वैल्यू है, ये आपका फिफ्थ एनर्जी वैल्यू है। इस तरह से आपकी जो एनर्जी वैल्यूज होती हैं वो धीरे धीरे करके क्या होने लग जाती है, पास आने लग जाती है, उनका गैप घटने लग जाता है। तो सबसे ज्यादा गैप फर्स्ट और सेकंड में रहता है, फिर सेकंड और थर्ड में थोड़ा कम, थर्ड और फोर्थ में और कम, करते 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 एक लेवल के बाद ये ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं। तो ये आपका एनर्जी वैल्यूज का गैप है। इसी को कैलकुलेशन के लिए कि एक मतलब जैसे आपका एक इलेक्ट्रॉन है वो दो के बीच में जंप कर रहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उसको एनर्जी लूज करनी पड़ेगी या फिर एनर्जी गेन करनी, मतलब जब भी ट्रांजिशन करना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी का चेंज होगा। उसका एक फोटोन निकलता है, ऐसे खुद से तो निकलेगा नहीं, फोटोन निकालना पड़ेगा। उस फोटोन की जो वेवलेंथ होती है वो रीडबर्ग इक्वेशन बताता है। तो रीडबर्ग इक्वेशन क्या है, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से फोटोन निकले उसकी वेवलेंथ, तो इसी फोटोन की वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला इसका होता है 1/λ = RZ² इंटू 1/n1² - 1/n2²। ये फॉर्मूला रहता है। लैम्डा वेवलेंथ है, R रीडबर्ग कांस्टेंट है, तो यहां पे लैम्डा इज वेवलेंथ, R क्या हो गया आपका, R इज रीडबर्ग कांस्टेंट 10967700 मीटर इनवर्स वैल्यू रहती है। Z आपका एटॉमिक नंबर हो गया, यस, और आपके पास n1 होता है छोटा ऑर्बिट, n1 इज छोटा ऑर्बिट एंड n2 क्या हो जाएगा, बड़ा ऑर्बिट। बस ये याद रखना है, ये हो गया बड़ा ऑर्बिट। इससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये रीडबर्ग के क्वेश्चन कई बार आता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस लेवल से इस लेवल ट्रांजिशन मार रहा है, तो बताओ उसका वेवलेंथ कितनी होगी। वेवलेंथ निकाल सकते हो या सीधा सीधा इससे वेव नंबर भी निकल जाता है, ठीक है, वो भी निकल सकता है। इसी वेवलेंथ आ गई तो फ्रीक्वेंसी निकल जाती है, सब निकल जाता है, मतलब इसमें कुछ वो नहीं है, सब कुछ आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ सीरीज है, अगर आपका इसी के अंदर n1 हो जाए 1, ठीक है, इसी की कुछ सीरीज है, अगर n1 1 हो जाए, n1 2 हो जाए, n1 3 हो जाए, n1 4 हो जाए, n1 5 हो जाए। 1 को बोलते हैं लाइमन, 2 को बोलते हैं बाल्मर, 3 को बोलते हैं पैशन, 4 को बोलते हैं ब्रैकेट एंड 5 को बोलते हैं भैया पीफर्ड। तो ये आपकी 5 सीरीज है। 6 को हम्फ्री बोलते हैं, पर चलो इतना काम की नहीं है वो, ठीक है। तो वो सारी सीरीज यहां पे बना दी है कि अगर लास्ट में इलेक्ट्रॉन लाइमन में आता है, फर्स्ट में आता है तो लाइमन, आपका 2 में आता है तो बाल्मर, 3 में आता है पैशन, 4 में आता है ब्रैकेट, 5 में आता है पीफर्ड। इनके वैल्यूज याद रखना है। लाइमन आपका अल्ट्रावायलेट में लाई करता है, बाल्मर आपका विजिबल में लाई करता है, पैशन आपका, ब्रैकेट आपका, ये पीफर्ड, ये तीनों के तीनों आपके IR में लाई करते हैं।
इतना हमें याद होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं स्पेक्ट्रा वाले, चलो स्पेक्ट्रा के बाद ही बताता हूं। चलो पहले स्पेक्ट्रा कर लेते हैं। व्हाट इज स्पेक्ट्रा? स्पेक्ट्रा इज जस्ट इंप्रेशन। कई बार पूछा था व्हाट इज स्पेक्ट्रा, इट इज जस्ट एन इंप्रेशन। आपने अगर एक व्हाइट लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ होती है, उसको आप प्रिज्म से पास कराते हो तो डिस्पर्शन होती है, तो वो आपके अलग अलग वेवलेंथ में ब्रेक करती है। जो ये एक पत्ता होता है, काले रंग का एक स्केल होता है, उसके ऊपर जब भी तुम ऐसे वेवलेंथ फेंकोगे ना, वो रंगीन हो जाता है, ठीक है। उससे आपको वेवलेंथ का आइडिया लग जाता है। उसको स्केल को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राम। तो दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राम। स्पेक्ट्रोग्राम के ऊपर जो भी इंप्रेशन आता है उसको स्पेक्ट्रा बोला जाता है। तो इंप्रेशन ऑफ ये वेवलेंथ ऑन द स्पेक्ट्रोग्राम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा। पहली बात तो ये एक तो हो गया कॉन्टिन्यूअस, ये लिखा है इफ एनी रेडिएशन पासेस थ्रू फोटोग्राफी प्लेट इट कंट्रेस एक्सप्रेशन ऑफ फोटोग्राफी प्लेट, जिसको बोला जाता है स्पेक्ट्रा। डिफरेंट लाइन से क्या रिप्रेजेंटेशन होती है? डिफरेंट लाइन से आपको डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ फोटोन पता लगती है। ये आपका हो गया। अभी जो हमने करा इस वाले स्पेक्ट्रा को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो ये एग्जाम्पल है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा का, जिसमें कि क्या है, जिसमें कि आपका पूरे का पूरा भरा हुआ है, ठीक है, कोई गैप नहीं आ रहा, लगातार कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब इसके भाई होते हैं थोड़े से, जिनको बोलते हैं, एक आता है इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा में पूरा ब्लैक है मान लो, कुछ कुछ बीच में रंगीन लाइट्स आती हैं। कैसे करना है एमिशन स्पेक्ट्रा? आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एटम है, ये देखो ये एटम है हमारे पास। कौन सा एटम है? एक्साइटेड एटम। इसको आपने गर्म करा हुआ है। तो जब कोई एटम एक्साइटेड होता है, जब एक हाइड्रोजन एटम था उसको एक्साइटेड है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लो ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन चला गया। अब जब ऊपर से वो नीचे आएगा तो क्या करना पड़ेगा उसको फोटोन रिलीज करना पड़ेगा। तो ये जो फोटोन रिलीज करता है वही 4-5 फोटोन कितने होंगे इसके पास, जितने भी हैं ये 4-5 फोटोन्स हैं वो रिलीज करेगा। जितने भी फोटोन रिलीज होंगे वो जाके स्पेक्ट्रोग्राम पे पड़ेंगे, उसकी उतने हिसाब से 3-4 लाइनें आ जाएंगी बस। एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि आपने एक एक्साइटेड सैंपल है, मतलब आपने एक सैंपल को हीट करा, फिर वो हीट करके इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी में चला जाएगा, अकॉर्डिंगली फोटोन्स रिलीज करेगा। जितने भी 3-4-5 फोटोन्स रिलीज होंगे वो आपको स्पेक्ट्रोग्राम पे ऐसे दिख जाएंगे, ठीक है। ये आपका एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। तो एनर्जी ट्रांजिशन फ्रॉम हायर स्टेशनरी स्टेट टू लोअर स्टेशनरी स्टेट, डिफरेंस इज एमिटेड एज अ फोटोन, दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऊपर 2-3 फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए। एक है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, आपको क्वेश्चन दे देगा कि भैया 5 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, 5 से 2 का ट्रांजिशन फॉर्म लगाओ, कितने स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी। तो बड़े वाले को N2 बोलते हैं, छोटे वाले को N1 बोलते हैं, रखोगे आंसर आ जाएगा। अगर इसमें से छोटा वाला कभी 1 हो जाए तो फॉर्मूला बड़ा आसान हो जाता है, n इंटू n माइनस 1/2 हो जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है लाइमन में कितने आ रहे हैं, बाल्मर में कितने आ रहे हैं, पैशन में कितने आ रहे हैं, तो जो लाइमन का n कितना होता है 1 होता है, तो ये n-1 हो जाता है, ठीक है। n1 जो फाइनल होता है n1 इसका 1 होता है, तो n-1, n-2 बाल्मर के लिए, पैशन के लिए n-3, n-4, n-5। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा इनके अंदर। आई होप दिस इज डन। अब इसका भाई होता है जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। उसमें क्या है, एक लाइट सोर्स है, आप पूरी लाइट को फेंकते हो, कोई सोच समझ, सीधा लाइट मारी, सीधा लाइट मारी, सीधी लाइट मारी, ऐसे लाइट मारी, उसमें से कुछ 1, 2, 3, 4 लाइटें ये एब्जॉर्ब कर लेगा। जो भी आपका सैंपल, मान लो एक इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, मान लो ये लाइट एब्जॉर्ब होगी, मान लो ये लाइट एब्जॉर्ब होगी, लेकिन बाकी जितनी भी लाइटें हैं वो क्या करेंगी, वो एज इट इज जाएंगी। बाकी लाइटें एज इट इज जाएंगी, एज इट इज जाएंगी, एज इट इज जाएंगी, एज इट इज जाएंगी। इनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो अगर इनको रोकने वाला कोई नहीं है तो ये पूरे का पूरा ऑलमोस्ट रंगीन हो जाता है। बीच में दो जो भी थोड़ी बहुत एक्सेप्ट हुई हैं 5-6 लाइटें, उसको हम लोग फिर ब्लैक से दिख जाता है। बस गेम ये होता है कि एमिशन स्पेक्ट्रा कैसा है। एमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है वो काले रंग का होता है। ये देखो जरा, एमिशन स्पेक्ट्रा कैसा होता है, ये देखो काले रंग का होता है, उसके ऊपर कुछ 2-4 लाइनें रंगीन होती हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पूरा रंगीन होता है, कुछ 2-4 लाइनें इसकी काली होती हैं। ये एक दूसरे के होते हैं फोटोग्राफिक नेगेटिव ब्लैक या फोटोग्राफिक नेगेटिव, हम ऐसा बोलते हैं। ये क्या होते हैं, फोटोग्राफिक नेगेटिव होते हैं एक दूसरे के, कि जहां पे एमिशन काला होगा ये आपका रंगीन होगा, जहां ये रंगीन होगा वहां पे वो काला होगा। इस तरह से गेम चलता है, बस ये दिमाग में रखना। ये आपका एमिशन एब्जॉर्प्शन हो गया। वही सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में काली लाइन होंगी ब्राइट बैकग्राउंड में, थोड़ी 2-4 लाइनें। एमिशन में पूरा ही काला होता है, 2-4 लाइनें अच्छी दिखती हैं। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज द फोटोग्राफिक नेगेटिव फॉर एमिशन स्पेक्ट्रा। दैट इज ऑल फ्रॉम हियर। अब स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो यार यहां पे क्या गेम होता है कि आपके पास ना एक लाइट का सोर्स रहता है। जैसे जो लाइट का सोर्स रहेगा वो क्या करेगा, वहां से फोटॉन्स आएंगे, तो वो फोटॉन्स को हम लोग स्ट्राइक करते हैं किसी मेटल प्लेट पे।
अब मेटल प्लेट के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि चुपचाप निकलेंगे नहीं, ठीक है, तो उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है जिससे वो बाहर आते हैं। उस एनर्जी को हम लोग प्यार से बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? वो एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर। इतना एनर्जी दे दोगे ना तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। तो ये लाइट में बहुत सारी एनर्जी है, मान वही होना चाहिए उतनी एनर्जी हो, अगर नहीं है उतनी एनर्जी तो वर्क फंक्शन से बाहर नहीं आने देगा। तो अगर मान लो बहुत सारी एनर्जी है, वर्क फंक्शन से भी ज्यादा एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम प्यार से बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस पूरे इफेक्ट को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपके पास जो लाइट की एनर्जी है, तो इसी तरह से इक्वेशन भी बनती है कि लाइट की जो भी एनर्जी होगी, जो भी एनर्जी ऑफ फोटोन होगी, वो क्या होगी, वो बराबर होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स के। ये आपकी इक्वेशन बन जाती है ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जितनी फोटोन की एनर्जी आएगी एक तो वर्क फंक्शन में जाएगी, फिर अगर एक्स्ट्रा बच रही है तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा देती है। दिस इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड इसी के ऊपर पूरे का पूरा हमारा सिस्टम वर्क करता है। अब पॉइंट ये है कि इसके अंदर, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख दी, और इसी इफेक्ट को देखो, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस बाय एक्शन ऑफ फोटोन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इक्वेशन आपके सामने है जो अभी हमने लिखी। एनर्जी ऑफ फोटोन को ना अब हम किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आप सीधा ईपीएच लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो, मैं यहां पे लिख देता हूं, एनर्जी ऑफ फोटोन को ऐसे लिख सकते हो, या आप इसको एच न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप इसको एच सी बाय लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको लिखने के ये तरीके हैं। वर्क फंक्शन को कैसे लिखा जा सकता है? वर्क फंक्शन को आप एच न्यू नॉट से रिप्रेजेंट, पहले तो फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से कर सकते हो, या फिर इसको एच न्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या इसको एच सी बाय लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। न्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? या तो आप के से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप इसको हाफ mv स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दीज आर द वेज इन विच द एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड, और इसी को बोला जाता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसी के हिसाब से इक्वेशंस हो जाती है, वो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि कौन सी टाइम पे कौन सी वैल्यू लगानी। कई बार डायरेक्टली एनर्जी दे देता है, कई बार फ्रीक्वेंसी दे देता है, कई बार वेवलेंथ दे देता है। वैसे ही थ्रेशोल्ड और वो सब दे देगा। थ्रेशोल्ड क्या होगी? फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, एंड वेवलेंथ क्या होती है? मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका वर्क करेगा। तो ये सब चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, एक बार देख लेते हैं। दैट इज वर्क फंक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मेटल। ये बता रखा है कि मेटल के ऊपर ही डिपेंड करेगा, डिफरेंट मेटल्स का डिफरेंट वर्क फंक्शन रहता है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे। तो यहां पे आ जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मेटल, क्योंकि वर्क फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, एंड दे आर कांस्टेंट फॉर मेटल एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। तो ये आपका पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया फोटो इलेक्ट्रिक का। अब इसमें कुछ कुछ चीजें हमसे पूछता है। एक आता है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ये ना कब क्या पॉसिबिलिटी दिखाता है? ये पार्टिकल नेचर में होता है। ये प्रूव करता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स उनकी पार्टिकल नेचर होती है। कैसे? वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, यहां पे लिखा है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है इट इज इंस्टेंटेनियस। आप ऐसा सोच लो कि ये एक फोटोन था, तो जैसे आपका बिलियर्ड बॉल कोलिजन होता है वैसे ही ये जाके इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा। जैसे ही स्ट्राइक करा, इसने पूरी की पूरी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी। ये तभी पॉसिबल है जब ये पार्टिकल होता है। इंस्टेंट जो होता है ना वो आपके पार्टिकल नेचर दिखाते हैं। वेव नेचर इंस्टेंट नहीं होती, उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए ये प्रूव करता है कि आपका पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल नेचर है, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स है। तो इफ फोटॉन्स वर वेव तो इलेक्ट्रॉन वुड हैव टेकन लॉन्ग टाइम। तो फोटोन का भी साथ में क्या प्रूव करता है? पार्टिकल नेचर प्रूव करता है। तो दोनों का ही हमारे पास पार्टिकल नेचर का रीजन आ गया, वो यहां से हम लोग कर सकते हैं। ओनली पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन कैन एक्सप्लेन इंस्टेंटेनियस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी हमारा हो गया। अच्छा, ये क्वांटम नेचर भी प्रूव करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैसे प्रूव करता है? आपने देखा कि जो फोटॉन्स हैं, अब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसके ऊपर वो काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं कि एनर्जी ऑफ फोटोन, मान लेते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है? 10 जूल, ठीक है, और जो वर्क फंक्शन है कितना है? मान लेते हैं वो 50 जूल है। तो एक फोटोन 10 जूल का, तो तुम ऐसा सोच लो कि मैं क्या करता हूं, मैं ना ऐसे 10 फोटोन ले लेता हूं, 5 फोटोन ले लेता हूं, ऐसे मैं 5 फोटोन ले लिए, 5, तो 5 फोटोन लेके 50 जूल क्या करके मैं रिएक्शन कर दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्वांटम नेचर है, जितना एनर्जी है उतने का फोटोन या उससे ज्यादा का फोटोन आपको चाहिए होगा। आप छोटे छोटे फोटोन्स मिला के इसके बराबर नहीं कर सकते। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होता है जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, एंड इसीलिए क्या प्रूव करता है? इसीलिए सपोर्ट करता है क्वांटम मशीन, लिखा हुआ क्वांटम मैकेनिक्स।
तो दिस प्रूव्स क्वांटम मैकेनिक्स, तो इट सपोर्ट्स द क्वांटम नेचर। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया। तो 2 पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग आते हैं। अब इसके ऊपर 1-2 कॉन्सेप्ट आते हैं, दैट इज एक आता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। कुछ नहीं है, जब आप मान लो ये पूरा सेटअप आपने लिया, लाइट मारी, ठीक है, लाइट मारी, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? करंट, एक तरह से सोर्स ऑफ चार्ज है। चार्ज जब मूव करता है तो क्या मिलता है? करंट। तो इसी करंट को यहां से जब ये मूव करेंगे तो करंट आएगा, इसी को यहां पे रीडिंग शो करता है। ये आपका क्या है? एमीमीटर। तो ये ऐसे रीडिंग शो करेगा। तो जब आप इसको कराओगे पूरा सेटअप को, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो करंट जनरेट कर दिया जाए उसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो वही लिखा है, करंट ओरिजिनेटिंग ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब 2-3 कॉन्सेप्ट्स आते हैं इसके ऊपर। एक आता है इंटेंसिटी का, एक आता है फ्रीक्वेंसी का। इंटेंसिटी का मतलब होता है कितने नंबर है। इट इज ऑलवेज अबाउट द नंबर्स, कि हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं, वो जितने ज्यादा नंबर उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। शॉर्ट में ये है, तो ग्रेटर द नंबर ऑफ फोटॉन्स उतनी ज्यादा आपकी इंटेंसिटी है। तो देख लो यहाँ पे एक ट्यूबलाइट है तो कुछ फोटॉन्स निकले, इसकी इंटेंसिटी कम। 2-2 लगा दी तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज आपका ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे तो ज्यादा इंटेंसिटी आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड आर प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज। तो जो नंबर होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो जाएंगे? वो आपके होते हैं, दे आर प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उसी को हम लोग इस ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। देखो जरा ग्राफ देखो, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? लीनियर एकदम, यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है। तो y इक्वल टू mx वाली इक्वेशन आ जाएगी ये, यस। तो वही इक्वेशन दिखा रहा है। अब एक इक्वेशन आती है इसके ऊपर, काइनेटिक एनर्जी। अब फोटॉन्स कितने हैं? फोटॉन्स जितने मर्जी हो, लेकिन उनकी एनर्जी जो होती है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। हमेशा याद रखना, नंबर इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी डिपेंड करती है। तो इंटेंसिटी नंबर डिसाइड करता है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी डिसाइड करती है। तो अगर ये इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो एक कांस्टेंट स्पीड पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, बहुत सारे मूव करेंगे अगर ज्यादा इंटेंसिटी होगा। मान लो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी अगर 10 जूल है, तो इधर भी क्या होंगे? इधर भी 10 जूल के होंगे, यहां भी सब 10 जूल के होंगे, लेकिन ऑब्वियसली डबल हो जाएंगे क्योंकि ज्यादा फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो इंटेंसिटी से नंबर डिसाइड करा जाता है। तो इस वजह से जब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनता है तो वो क्या हो जाता है? वो आपका लीनियर ग्राफ आता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एनर्जी डिसाइड करता है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, वो h न्यू के बराबर होती है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये एक मिनिमम लेवल के बाद स्टार्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने देखा, क्योंकि क्वांटम नेचर सपोर्ट करता है, तो आपके जो फ्रीक्वेंसी के ग्राफ आते हैं वो एक लेवल के बाद स्टार्ट होंगे, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो फोटोन की है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, या फिर आपका जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उससे कम हो उसकी वेवलेंथ, इन 2 कंडीशंस में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो क्या हो जाए? वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाए। दीज आर द कंडीशंस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिमाग में रखना हुआ ये है कि आपका फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है। तो उसके जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो देखो यहां तक क्या है, यहां से यहां तक आपकी ये पॉइंट हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। तो जब आपकी ये फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा। उसके बाद तो देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, यस। लेकिन कब? एक पॉइंट के बाद। ये वो पॉइंट होता है जहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मैच करेगा। ऐसे ही ग्राफ आता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को कोई वास्ता नहीं है फ्रीक्वेंसी से। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी से। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा आपकी क्या कहते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके साथ डायरेक्टली होंगे, लेकिन इसके साथ ये इंडिपेंडेंट होता है। तो ये आपका हो गया गेम इसका सेट। अब इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। आसान भाषा में ये होता है कि आपको जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रोकना है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रोकने के लिए कितनी एनर्जी लगती है उसको, मतलब एक पोटेंशियल लगाना है। मतलब हम लोग ऐसा सेटअप क्रिएट कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि आपके पास इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। तो मैं क्या चाहता हूं, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, हम यहां से लाइट मार रहे हैं, लाइट मारो लाइट मारो लाइट मारो लाइट मारो लाइट मारो लाइट मारो लाइट मारो। इससे क्या होगा? इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे।
यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब ये क्या करेंगे, ये आप इसको रिपेल कर रहे हो, यहां जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस वेलोसिटी से निकल रहे हैं वो हम लोग जानते हैं, इस काइनेटिक एनर्जी से निकल रहे हैं। हमने क्या करा, बैटरी उल्टी लगा दी, तो हम यहां से क्या चाहते हैं, हम यहां से इसको रोकना चाहते हैं। इसकी पोटेंशियल V है और इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q है, तो Q इंटू V ये वो एनर्जी है जिससे आप उसको रोकना चाह रहे हो। तो अगर आप इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर इस तरफ Ke है, तो उतनी ही अगर आप QV लगा दो तो आप क्या कर सकते हो, इसको रोक सकते हो। इसी को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। उतना पोटेंशियल डिफरेंस लगाना जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स रुक जाए, ठीक है। तो ये लिखा है एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस टू बी अप्लाइड अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो एज टू स्टॉप द फोटोइलेक्ट्रिक करंट। फोटोइलेक्ट्रिक करंट कब रुकेगा, जब एकदम आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो कैसे करेंगे, आप काइनेटिक एनर्जी निकाल के उतना ही ऑपोजिट पोटेंशियल लगा दो, ठीक है। इस V को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलिए, दैट इज ऑल अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात करते हैं आपके फोटोन की। देखो, आपका जो फोटोन है उसमें दोनों नेचर आते हैं। फोटोन क्या है, फॉर दैट मैटर हर एक पार्टिकल की, ठीक है। ये डी ब्रॉगली का इक्वेशन है कि जो फोटोन होता है वो वेव नेचर भी दिखाता है। हमने ऑलरेडी इसकी इक्वेशन करी हुई है, जैसे आपने hc बाय लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ, ऐसे पार्टिकल नेचर भी दिखाता है। इसकी इक्वेशन आइंस्टाइन ने दी थी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे रही थी। तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल नेचर प्रूव हो रहा था। वेव नेचर आपका डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में होता है, जो हमें नहीं करना। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते हो, ये आपकी एनर्जी यहां से ये आ जाइए और यहां से एनर्जी ये आ गई, तो यहां से अगर आप इक्वेट करते हो तो hc बाय लैम्डा इक्वल टू mc स्क्वायर, तो c से गया c, यहां से h बाय mc ये बराबर हो गया लैम्डा, c इज द वेलोसिटी, तो ये h अपॉन p क्या हो जाएगा, लैम्डा के बराबर। इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली अपना नाम दिया, और उन्होंने एक बात बोली कि हर एक पार्टिकल के पास दोनों तरह की नेचर होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है, वेव नेचर भी होती है, और ये नेचर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, इवन फोटॉन्स के लिए। तो फोटॉन से प्रूव करा, लेकिन हर एक पार्टिकल पे उन्होंने लगा दिया, इसको बोल दिया जाता है मैटर वेव। तो ये आपने डी ब्रॉगली ने बोला है, इस इक्वेशन को याद रखना, इसको बोलते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हर पार्टिकल की एक एसोसिएटेड वेव होती है जिसको पार्टिकल वेव बोलते हैं। लीनियर मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इक्वेशन तो आपने देख ही ली कि जो आपका वेवलेंथ है h अपॉन लीनियर मोमेंटम के बराबर आ रही है। तो ये हमने यहां पे पॉइंट लिख दिया। द वेवलेंथ इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट ओनली, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए ही वो काम की होगी, बड़े पार्टिकल्स में उसका कोई वास्ता नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब इसके ऊपर कुछ कुछ इक्वेशंस दी थी, एक इक्वेशन कर ली, दूसरी इक्वेशन ये दे रही थी कि जो वेवलेंथ होती है, डेरिवेशन है इसकी क्लास में करी है, ये h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी होती है। h इज प्लैंक कांस्टेंट लिखा है साइड में, वेव लैम्डा इज द वेवलेंथ, m इज मास ऑफ पार्टिकल, k इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको यूज करके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। अब यही, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी को आप QV के बराबर रख सकते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल में करवाया था, तो सेम फॉर्मूला यहां भी बन जाता है कि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जगह पे आप QV रख दो, Q इज द चार्ज ऑफ पार्टिकल, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये फॉर्मूला भी हमारे सामने आ जाता है। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए एक शॉर्टकट याद करा था, दैट इज अंडर रूट 150 अपॉन V, ये आपको एंगस्ट्रॉम में सीधी वेवलेंथ दे देता है। 150 को आप 12.3 भी लिख सकते हो। बाकी पार्टिकल्स की भी है, बट याद करने का फायदा नहीं है, जनरली इलेक्ट्रॉन के लिए आता है, बाकियों को हम लोग जनरल फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब डी ब्रॉगली ने एक स्टेशनरी स्टेट का फॉर्मूला दिया था, जैसे बोहर ने स्टेशनरी स्टेट का फॉर्मूला क्या दिया था, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2π, ये दिया था बोहर ने फॉर्मूला, है ना, हाँ या ना, ये दिया था। डी ब्रॉगली ने भी ऐसा एक फॉर्मूला दिया, उसने कहा कि जो आपका 2πr होता है, r इज द रेडियस जिसमें वो भटक रहा है, वो बराबर होगा n इंटू लैम्डा के। ये आपके बोला किसने, डी ब्रॉगली ने। लैम्डा इज द वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, n इज, अब n यहां पे दो चीजें करता है, मैं आपको दोनों ही बता देता हूं। n इज द, एक तो ऑर्बिट नंबर होगा, और साथ ही साथ हमने अभी अभी पढ़ा है ऑर्बिट नंबर जो होता है, उसने बोला ये नंबर ऑफ वेव्स के बराबर भी होता है, नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों के बराबर होता है कि आपका n जो है वो ऑर्बिट नंबर भी बताता है, और आपका नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय द पार्टिकल भी बताता है। मतलब n इक्वल टू 1 में एक वेव होगी, n इक्वल टू 2 में 2 होंगी, n इक्वल टू 3 में 3 होंगी, सो एंड सो ऑन। वही चीज यहां लिखी हुई है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग इन nth ऑर्बिट विल मेक n नंबर ऑफ वेव्स इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो जैसे मान लो n इक्वल टू 1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितनी वेव बनाएगा, नंबर ऑफ वेव्स, तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो जाएंगी, ये आपकी एक हो जाएंगी, सो एंड सो ऑन, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो ये बोलता है कि तुम्हारी जिंदगी में यहां से मॉडर्न क्वांटम थ्योरी प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाती है कि आप ना एग्जैक्टली
किसी भी पार्टिकल का, स्पेशली सब एटॉमिक पार्टिकल का, आप ना ही एग्जैक्ट बता रहा हूं, एग्जैक्ट आप या तो पोजीशन बता सकते हो या आप उसका मोमेंटम बता सकते हो, आप दोनों एक साथ नहीं बता सकते। तो उसी के लिए प्रॉब्लम आ जाती है कि दोनों एक साथ नहीं बता सकता तो हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना होता है। तो हम दोनों तरफ से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि मान लो डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी पोजीशन, अच्छा इतना मेरे को नहीं पता। डेल्टा वी क्या, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी मोमेंटम। तो पहली क्वेश्चन उसने दे दी कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 होगा, मतलब इतना अनसर्टेनिटी रहेगा ही, जितना मर्जी तुम कर लो, ठीक है। अब यही उसने, पी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो इसको हमने इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी फॉर्म है, और इसी के फॉर्म आती है डेल्टा ई डेल्टा टी वाली, दैट इज एनर्जी की अनसर्टेनिटी एंड टाइम की अनसर्टेनिटी। तो ये तीन फॉर्म्स हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, एंगुलर भी आती है, बट चलो ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपको मेन फॉर्म याद रखनी है। ये आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रहता है, और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे ही इंपॉर्टेंट रहती है, मैक्रो वर्ल्ड में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी नहीं रहती, ठीक है, जैसे डी ब्रॉगली की क्वेश्चन थी। अब ये आपका हो गया है हाइजेनबर्ग खत्म। अब इसके बाद आता है लिमिटेशंस का गेम। आपकी जिंदगी में बोहर के ने बहुत सारा कुछ करा, बट बोहर के मॉडल में बहुत सारी दिक्कतें थी। सबसे पहली दिक्कत ये थी कि बोहर का मॉडल यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे लगता था, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस टू, सो एंड सो ऑन, सिर्फ इन मॉडल्स पे वैलिड था। अगर मैं मल्टीपल इलेक्ट्रॉन ले आऊं, 2 3 4 5 6, इसमें वो नहीं लग पा रहा था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एक तो बोहर की। सेकंड प्रॉब्लम आ रही है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जिसमें कि बोहर मॉडल जब हम लोग लगा रहे थे, हमने देखा कि हम उसमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट वेलोसिटी, एग्जैक्ट एनर्जी, हर चीज बता सकते हैं। पर हाइजेनबर्ग बोलता था ऐसा पॉसिबल नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम लोग वो चीज नहीं कर सकते, मिनिमम एरर रहना चाहिए। तो एक तीसरा पॉइंट आ रहा था कि जो लाइंस उसने बताई बोहर ने जस्टिफाई करा, मान लो अगर 2 से 1 में आना है तो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आना है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आएगा तो ये कितना फोटोन निकालेगा? उसने कहा 1 फोटोन निकालेगा, तो 1 फोटोन निकलना चाहिए था, है ना, 2 से 1 में। तो वो यही हो रहा था लो रेजोल्यूशन में। लेकिन आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हमने देखा तो भैया वो 2 लाइंस निकाल रहा था, तो 2 लाइंस निकल रही थी। वो हम बाद में देखेंगे कि ये 2 लाइंस क्यों निकलती हैं, बिकॉज ऑफ सब शेल्स, ठीक है, सब शेल्स होती है, 2 के अंदर 2 सब शेल होती है। तो एक्चुअल में यहां पे एक सब शेल होती है, 2 सब शेल्स होती हैं, तो यहां से भी एक फोटोन निकलेगा तो उसकी भी एक एनर्जी आएगी। तो इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया, उसको समझ नहीं आया क्या हो रहा है जिंदगी में, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये आपका आता है जीमन इफेक्ट। उसी 2 लाइन को ना, अगर आप सेम एक्सपेरिमेंट अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में करते तो वही 2 लाइनें 4 बन जा रही थी। अब ये 4 क्यों बनती है? बिकॉज हम लोग जानते हैं, जैसे अगर मैं 2 है तो 2s है, और 2 में मेरे पास p भी होता है ना। अब 1 में जब आता है, ये 1 है, ठीक है, ये आपका 2 लेवल है। तो p में क्या होता है? p में 3 आती है ना, 2px, 2py, 2pz। तो अब अगर आप देखोगे तो इनकी एनर्जी अलग है, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, और एक यहां से, 4 आनी चाहिए। तो इसके, क्योंकि बोहर ने मॉडर्न के बारे में तो कुछ बताया नहीं, बोहर के हिसाब से 2 था, 1 था बस। तो बोहर ने तो ये बोला, पर जीमन ने कहा भैया 4 होंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो। एंड सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो आपके पास भी 4 आते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, इसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो इसके बारे में बोहर के पास कोई रीजन नहीं था, तो बेचारा फेल हो गया। इसलिए हम लोग अब आते हैं मॉडर्न क्वांटम थ्योरी पे, जो कि हमारा फाइनल मॉडल रहता है, जिससे अब आज के टाइम पे हम लोग सारी कैलकुलेशंस करते हैं। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी क्या है? वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का एक तरीका है। हमने ये बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका, हम एग्जैक्टली उसके बारे में नहीं जानते। अब जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था वैसा नहीं है। अब हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटीज में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है, तो हम उसका एक एस्टीमेट लगाते हैं, इंटेलिजेंट गेस मारते हैं। उसी इंटेलिजेंट गेस जहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसको हम प्यार से बोलते हैं उसका घर, जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए हमें उसके ऑर्बिटल तक जाना पड़ेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन का घर है। इसी ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, ठीक है। अब ऑर्बिटल के लिए उसको पता करने के लिए हमें पहले पता करने होते हैं उसके सबशेल, किस सबशेल में है, और सबशेल को पता करने के लिए हमें पता करना पड़ता है उसका मेन शेल। ये वही कहानी होगी कि जैसे मान लो चंडीगढ़ में घर किसी बंदे को ढूंढना है, तो पहले उसका सेक्टर ढूंढो, सेक्टर में वो कौन से ब्लॉक में है, ABCD, उसमें ढूंढो, फिर ABCD में घर नंबर पे जाओ, और घर नंबर पे फिर पर्सन को ढूंढो। उसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को ढूंढेंगे। इसी को बोला जाता है मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। जो मेन शेल होती है इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्बिटल को M से करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिर S से करेंगे। ये 4 ऑर्बिट नंबर्स होते हैं, इनको बोला जाता है क्वांटम नंबर्स। तो दीज आर द 4 क्वांटम नंबर्स: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इन्हीं 4 से हम लोग उनको ढूंढेंगे। गेम ये है कि इसके बारे में, और ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल इज द जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जहां इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। ये एग्जैक्ट यहीं पे
इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। 100% तो कभी नहीं होता, बट हाँ मैक्सिमम वहीं पे होंगे मिलने के उसके, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक करके इनके क्वांटम नंबर्स की। तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक तो ये एनर्जी के बारे में बताता है, दूसरा ये साइज के बारे में बताता है। इट टेल्स अस अबाउट द साइज। तो एक तो एनर्जी के बारे में बताता है, साइज के बारे में बताता है। जितना एन बड़ा होगा उतना ही आपका साइज जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे n इक्वल टू 1 में छोटा होता है, 2 में बड़ा, 3 में बड़ा, तो इस तरह से आपकी शेल्स बढ़ती हैं। अब क्योंकि बात सब शेल्स की हो रही है तो उसके हिसाब से चलेगा। बात करते हैं क्वांटम नंबर एजीमुथल की। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है एल से रिप्रेजेंट होता है। ये बताता है आपका कि एक तो कहां गया इसका, ये रहा, इट प्रोवाइड्स द आइडिया अबाउट द शेप। तो ये आपको शेप के बारे में बताता है कि जैसे एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, पी ऑर्बिटल डंबल होते हैं, डी ऑर्बिटल डबल डंबल होते हैं, तो शेप के बारे में एक तो आइडिया देता है, ठीक है। दूसरा इसके कैलकुलेशंस है। जैसे अगर एक एन वैल्यू है उसके अंदर कितनी एल वैल्यूज होंगी, तो ये 0 से n-1 एल वैल्यूज तक वेरी करता है। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, मान लो आपके पास 2 है, n2 है, तो L कितना होगा, 0 और 1 होगा। जैसे N3 है, L कितना होगा, 0 1 2 होगा। जैसे N4 है, L कितना होगा, 0 1 2 3, इस तरह से चलता है। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो यहां पे लिखा हुआ है, दैट इज डन, ठीक है। ये किसके बारे में आइडिया देता है, तो जो ये आइडिया देता है वो सबशेल्स के बारे में देता है। ऑर्बिटल मेन शेल के अंदर सबशेल्स होती है, ये उन सबशेल्स के बारे में आपको आइडिया देता है, वही लिखा है। एल रिप्रेजेंट द सबशेल प्रेजेंट विद इन द मेन शेल, ठीक है। इस सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे जो कि अगले क्वांटम नंबर से बताएंगे। ऑल द ऑर्बिटल्स विद इन अ गिवन सबशेल हैव आइडेंटिकल शेप। तो जैसे अगर L1 की बात, L0 की बात करता हूं, L0 क्या होता है, एस सबशेल, उसकी गोल स्फेरिकल शेप होती है। L1 होता है पी सबशेल, उसकी डंबल शेप होती है। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दैट इज अबाउट इट, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी सबशेल को, N और L से करते हैं। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, 1 और L की वैल्यू आपको ऐसे, एक अल्फाबेट होता है। N क्या होता है, एक नंबर होता है। L क्या होता है, एक अल्फाबेट होता है। तो जैसे आपका 1s सबशेल हो गया, जैसे 2p सबशेल हो गया, जैसे 3d सबशेल हो गया, जैसे 4f सबशेल हो गया। तो पहले एक नंबर, फिर उसके बाद एक अल्फाबेट। S B D F आपके, और ये L की वैल्यूज होंगी। L S अगर मैं बात करूं तो यहां पे L0 होता है तो S होता है। L इस तरह से बना देते हैं, ठीक है, यहां बना देता हूं। ये L0 है तो उसको S बोलते हैं। L1 L2 L3 L4 इस तरह से ले लेते हैं। ये P, ये D, ये F, फिर G, फिर H, इस तरह से चलता है कहानी, ठीक है। ये हर एक अपनी एक शेप मेंटेन करता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी सबशेल में कितने होते हैं, वो आपको सीधा सीधा 2l+1 फॉर्मूला से पता लगता है कि इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, सीधा सीधा पूछ लेगा। बेसिकली ये क्या है, m वैल्यूज। तो अगला ऑर्बिटल नंबर m होगा, तो m वैल्यूज कितनी होती हैं, m वैल्यूज कितनी आती हैं, वो 2l+1 होती हैं, वेरी करते हैं -L2 + L, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं, जैसे ये अगर न्यूक्लियस है तो इसके बगल में इस तरह से स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो ये मान लो इस तरह से n = 1 है, ऐसे ही मान लो इसकी तरह से ऐसे एक स्फेरिकल n = 2 है, सो एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, न्यूक्लियस एट द सेंटर, एंड अ सेट ऑफ एस ऑर्बिटल विल अपीयर एट कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। तो आपके बहुत सारे स्फेरिकल इस तरह से बढ़ते जाते हैं, 1 2 3 4 5। आगे बढ़ते हैं पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल मतलब L = 1 वैल्यू पे आ गया। कैसे होते हैं, डंबल शेप। जैसे देखो ये आपका x है, तो x एक्सिस पे ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा px। इसी तरह से y मान लो, ये y एक्सिस है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये इस तरह से दिखेगा आपको, ये क्या हो गया, py ऑर्बिट सबशेल। और इसी तरह से z ऐसे दिखता है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका pz सबशेल आ गई। तो इस तरह से ये बनते हैं आपके। तो p ऑर्बिटल्स जो बनेंगे इसके अंदर वो इस तरह से आपको दिखेंगे। p ऑर्बिटल्स आर डंबल शेप विद द न्यूक्लियस एट द सेंटर। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां मिलती है, हमेशा, चाहे s हो, चाहे p हो, चाहे d हो, हमेशा उनकी सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको मिलेगी। इसी तरह से आते हैं अब आपके d सबशेल। d कैसे होते हैं, डबल डंबल शेप होते हैं। एक आता है dxy, ठीक है, एक आता है dyz, एक आता है dzx। ये होते हैं, ये जो हैं तीन, ये आते हैं बिटवीन द ऑर्बिटल्स, बिटवीन द एक्सिस लिख लो इसको, एंड एक आता है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। ये होते हैं आपके दो, एक होता है dx² - y², एक होता है dz²। तो xy कैसा दिखता है, ये आपका xy एक्सिस है, इनके बीच में इस तरह से दिखेगा। मैं ऐसे शेप में बना रहा हूं अब, इस तरह से। ऐसे yz कैसे दिखेगा, ये y है, ये z है, इसके बीच में इस तरह से आपको दिखेगा। ऐसे dzx कैसा हो जाएगा, ये आपका z, ये आपका x, इस तरह से आपका इनके बीच में एक्सिस दिखेगा। अब x² - y² कैसा होता है, ये x है, ये y है, इसके बीच में इस तरह से, ये अलोंग द एक्सिस होता है,
ठीक है। और जेड स्क्वायर कैसा होता है, ये जेड एक्सिस है, ऐसे ऐसे और इसके बगल में इस तरह से, ये आपका जेड स्क्वायर होता है। तो ये आपके 5 आते हैं अलॉन्ग एंड बिटवीन, वो पूछ लेगा। पी के जो होते हैं सारे लॉन्ग होते हैं, तो ये एक्स के लॉन्ग है, ये अलॉन्ग द एक्सिस होते हैं सारे, अलॉन्ग द एक्सिस, ये सब अलॉन्ग द एक्सिस होते हैं, ये याद रखना है। ये हो गया डी, डी का हो गया। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी जो होती है वो डिपेंड इस बात पे करती है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एन पे डिपेंड करती है। अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन है तो अलग गेम है। यहां पे पहले एन की बात करते हैं। तो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ एन वैल्यू पे करेगी। मतलब जितना एन वैल्यू बढ़ेगा उतनी आपकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो ग्रेटर देन वैल्यू ग्रेटर इज द एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। अगर लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाए तो एन प्लस एल, इसमें 2 रूल हैं। पहले देखना है एन प्लस एल वैल्यू, जितनी एन प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन मान लो अगर किसी की एन प्लस एल वैल्यू सेम आ जाती है तो उस केस में आपका पहले वाला रूल लगता है कि दैट इज एन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। तो ये 2 रूल है जिससे आप एनर्जीज को हमेशा अलग कर सकते हो। तो आपको क्वेश्चन दिए हैं बहुत सारे करें क्लास में, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की। तो व्हाट आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, आपके पास 2px है, 2py है, 2pz है। तो इसकी n वैल्यू देखोगे 2 2 2, इसकी l वैल्यू देखोगे 1 1 1। तो अगर आप n प्लस एल देखोगे तो भी सेम आएगा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनका n और l, n भी सेम है l भी सेम है, उनको क्या बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलेंगे। बिकॉज ये क्या होते हैं, सेम एनर्जी शेल्स के सेम एनर्जी लेवल के होते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगला क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये कि क्या बताएगा, ये आपको एग्जैक्ट ऑर्बिटल के बारे में बताता है, उसका ओरिएंटेशन बेसिकली आइडिया देता है। तो इट स्पेसिफाइज द ऑर्बिटल इन द आइडिया द शेल, इट प्रोवाइड्स द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन क्योंकि आपने देखा ना, पी एक्स है, पी वाई, पी जेड, एक एक्स में है, एक वाई में, एक जेड में है। तो एक्स वाई जेड किससे पता लगता है, वो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता लगता है। कहता है एम वैल्यूज फॉर अ गिवन एल वैल्यू कहां से कहां होती है, -L से 0 एंड फिर प्लस एल, यहां तक वेरी करता है। और ये ऑलरेडी हम लोग फॉर्मुला कर चुके हैं 2l+1 वाला, कि आपका नंबर ऑफ एम ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 2l+1 होते हैं। कैसे आएंगी, -L से 0 वाली वैल्यू उसको ऐड कर देना, वहां से उसको ऐड कर देना, ठीक है। तो आपके पास टोटल वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। अब आता है क्वेश्चन, 1-2 और फॉर्मूले कर लेते हैं। नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल्स मेन शेल में कितने होते हैं, ये आपके n² होते हैं। किसी भी मेन शेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल्स आर n²। ये 2-3 फॉर्मुलाज हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। आगे आता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी 2 स्पिन स्टेट होती है। हर एक इलेक्ट्रॉन 2 पॉसिबल स्पिन स्टेट में रहता है, ठीक है। एक आप लोग बोल सकते हो पॉजिटिव स्पिन स्टेट, ठीक है, और एक आप बोल सकते, उसको हम लोग डिनोट करते हैं +½ से। एक होती है नेगेटिव स्पिन स्टेट, उसको अपन डिनोट करते हैं -½ से। 2 वैल्यूज हो सकती हैं इसको क्वांटम नंबर s की, ठीक है। तो एक होता है पॉजिटिव स्पिन स्टेट और नेगेटिव स्पिन स्टेट, इसको आपको ये स्पिन क्वांटम नंबर का आइडिया होता है। एक काम की चीज ये है कि एक डब्बे के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रख सकते हो ऑपोजिट स्पिन के, आप सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकते। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम स्पिन के हो जाएंगे, एक डब्बे में आप नहीं रख सकते। इसीलिए हम क्या चाहते हैं, हम उसको अलग अलग देते हैं। तो अगर ऊपर नीचे है, एक पॉजिटिव स्पिन एक नेगेटिव स्पिन, इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर एक रूल भी बनता है, ये दे भी रखा है रूल, दैट इज इट इज कॉल्ड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हमारे पास रूल आ जाते हैं, 3 रूल मेनली देखने होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। एक पॉली होता है, एक हंस होता है, एक ऑब्बा होता है। पॉली बस ये बोलता है कि अगर कोई भी 4 क्वांटम नंबर है n, m, l और s, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एक एटम, किसी एक एटम के अंदर कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है उसकी ये 4 वैल्यू सेम नहीं हो सकती। मतलब एक एटम के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन अपना डिफरेंट क्वांटम नंबर रखता है, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होता है, फायदा यही होता है जो अभी बताया आपको, कि एक डब्बे में इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के होंगे, क्योंकि एक डब्बा जो होता है ऑर्बिटल, उसकी n, l और m वैल्यू क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो उसकी चौथी वैल्यू अलग करनी पड़ती है, तो इसको पॉली रूल बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉली से ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग सेट कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। एस सब शेल में कितने होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको बताने हैं। अब आपको पता लग गया एक डब्बे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। एक डब्बे में आपने देखा, एक डब्बे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं, है ना। एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो उसी से फॉर्मूला बन जाता है कि आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल, उसका फॉर्मूला बनता है 4l+2। कहां से बन रहा है, ऑर्बिटल होते थे 2l+1 इंटू 2 कर दोगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर आप s में कैलकुलेट करोगे, डालोगे, तो ये 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा। वैल्यू डाल के देख लेना, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट करते हैं। तो n, l और x,
जैसे मैं एग्जांपल देता हूं 1s1, तो ये ऊपर x क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, l बताता है आपका क्वांटम, ये एजिमुथल क्वांटम नंबर, n बताता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये आप इस तरह से डिनोट करते हो, जैसे मान लो 2p3, जैसे मान लो 5d8, इस तरह से सो एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी रिप्रेजेंटेशन रहती है कि जो भी आप ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। बिल्डिंग अप प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपकी जिंदगी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो भी हैं, वो मिनिमम एनर्जी में रहना चाहते हैं। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड बिल्डिंग अप प्रिंसिपल, कि इनको क्या करना है, इनको अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना है। और अगर इनको अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना है तो हम अपनी एनर्जी मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, स्टेबिलिटी लेके। ठीक है, ज्यादा स्टेबल वही है जिसकी एनर्जी कम होगी, वो सिस्टम हमेशा ऐसे रहना चाहता है, उसी को बोलते हैं जिसमें मिनिमम एनर्जी स्टेट आ जाती है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। वही चीज यहां लिखी हुई है, द मिनिमम एनर्जी स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। और जो हमारे यहाँ बिल्डिंग अप प्रिंसिपल है वो सिर्फ इस ग्राउंड स्टेट के रूल्स को डिफाइन करता है, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन शांति चाहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लेश नहीं चाहता। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में पहले जाना चाहेगा जिसमें एनर्जी कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्बिटल्स को एनर्जी के वाइज में सेट करना पड़ेगा। तो उसको सेट करने के लिए हमने आपको ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन रूल बताए हुए हैं। जैसे ये क्या होता है, आपको फॉर्मूला बताया था, एस एस पी एस पी एस डी पी एस, ठीक है, डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस, इस तरह से चलता है। एस के अंदर कितना आता है, यहां पे 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, और कहां गया 6, ये आ गया 7, ये आ गया 8। ऐसे पी, इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 2 2। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, है ना। तो ये 2 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। बात करते हैं पी की। पी होता है 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2p6, 3p6, 4p6, 5p6, 6p6 और 7p6, ये हो गया। अब डी की बात करते हैं। डी स्टार्ट होता है 3 से, 3d कितना हो जाएगा, यह क्या मैक्सिमम 10, 4d10, यहां पे आ जाएगा 5d10, और ये आ जाएगा 6d10। फिर आता है एफ पे, तो 4f14, 5f14, सो एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप लोग भर सकते हो। ये एनर्जी ऑर्डर में लिख दिया गया है, इसको स्टेप बाय स्टेप भरना, ये आप इस तरह से सेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दे देता हूं इसको। जैसे एक आते 3 तरह से सेटअप होता है, मैं एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम 11 है, कैसे लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो जिसका n वैल्यू मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम n, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। ये आपकी वैलेंस शेल हो जाएगी, और इसके इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दोगे। जो इससे कम है, जैसे 2 वाले, इसको बोल देते हैं पेनल्टीमेट। तो दिस इज कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन्स को पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स बोल दोगे। और ये इससे भी कम, ये n था, ये n-1 था, और ये आपका n-2 है, इसको बोल देंगे एंटी पेनल्टीमेट। तो इसको एंटी पेनल्टीमेट बोल देंगे, और इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल दिया जाएगा, एंटी पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एंटी पेनल्टीमेट शेल हो जाएगी आपकी। इस तरह से गेम चलता है आपका। 3 तरह की डेफिनेशन आपके सामने है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आपका फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए जैसे मेरे पास सोडियम है, और सोडियम का मुझे आयन बनाना है, 1s2, 2s2, ये क्या हो जाएगा 2p6, और ये आ जाएगा 3s1। यस, तो आपको दिमाग में एक चीज रखनी है कि जब भी आप इसके अंदर आयन बनाओगे, तो जब मुझे मान लो सोडियम प्लस बनाना है, कहां से बनाना है, आपको हमेशा वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। तो ये आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s चला गया, तो ये आपका सोडियम आयन बन जाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कहां से निकलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वैलेंस शेल से निकलते हैं। उसी से हमको हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, ये आप दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक रूल आता है, इसको बोलते हैं हंट्स रूल। वो सिर्फ ये बोलता है कि आपको जब आप डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में भरते हो इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में ना आपको मैक्सिमम पैरेलल स्पिन रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, आप ऐसे भर सकते हो, आप इनको ऐसे मत भर देना। मान लो ये ऐसे भर दिया, ये रॉन्ग है, ठीक है। आपको पैरेलल स्पिन रखनी है। अगर आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने, कैसे रखोगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से भरेंगे। तो ये आपका हंट्स रूल होता है कि हम लोग मैक्सिमम पैरेलल स्पिन मेंटेन, मतलब सेम डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स रखने की कोशिश करेंगे। इसका एक रेपरकशन आता है, वो ये है कि जो आपके हाफ फील्ड, जैसे पी के लिए, पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो p6 को फुल फील्ड बोलते हैं। इसके बाद p3 आता है स्टेबिलिटी में हाफ फील्ड। तो ये जो फुल फील्ड वाले होते हैं और ये जो हाफ फील्ड वाले होते हैं,
ये काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर बाकी सब आते हैं। इसी तरह से D10 काफी स्टेबल है, D5 काफी स्टेबल है और बाकी सारे उसके बाद आते हैं। इसी तरह से F14 काफी स्टेबल है, F7 काफी स्टेबल है, उसके बाद बाकी सारे आते हैं। तो ये आपका हंड्स रूल का रेपरकशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास दो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आती है। एक आती है क्रोमियम की जिसका नंबर है 24, एक आता है कॉपर की जिसका नंबर है 29। क्रोमियम की लिखोगे तो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होना चाहिए था, पर ये 1 होके 3d5 हो जाता है, बिकॉज d5 क्या होता है, स्टेबल होता है। और कॉपर की बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 हो जाता है, बिकॉज d10 क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये एक्सेप्शनल दो कॉन्फ़िगरेशंस आती है, बाकी कोई पंगा नहीं है पहले 30 में, ठीक है। तो ये आपका गेम सेट हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सिर्फ इसका एक फॉर्मूला याद रखना है, ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है इसका फॉर्मूला होता है √L+1 h/2π। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। कभी भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछ लेगा, किसकी वजह से आता है, इंक्लाइंड मोशन ऑफ ऑर्बिटल की वजह से आता है। क्यों, क्या, किस तरह, कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ दिमाग में रखना है इसका फॉर्मूला √L+1 h/2π रहता है। इसका फर्क सिर्फ और सिर्फ L से पड़ता है, इसको N से कोई भी वास्ता नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसे एक स्पिन क्वांटम नंबर आता है, इसके दो फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। एक है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का, तो कई बार स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ लेगा आपसे। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट में दिमाग में रखना है आपको, फॉर्मूला होता है √N+2, ये आ जाएगा बोहर मैग्नेटन। एक तो ये फॉर्मूला पूछ लेता है, एक आपसे स्पिन स्टेट का पूछ लेता है। तो कभी स्पिन स्टेट का फॉर्मूला पूछ ले तो आपको क्या करना है, +-N/½ इसको ऐसे लिख दो, n इंटू +-½ ये आपका हो जाएगा। यहां दोनों में जो n है वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो वो आपको क्या करना है, वो आपको देखना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन से बना के, ठीक है। ये आपके पास रहते हैं। बस ये हो गया आपका। बस इसके बाद स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन बची है। जिंदगी में इक्वेशन आई थी, ये सब तमाशा जो किया गया है पूरे का पूरा, ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंगर साइंटिस्ट थे, उन्होंने करवाया था ये पूरे का पूरा, ठीक है। मॉडर्न थ्योरीज के ऊपर बेस है, बेसिकली इट्स कॉम्प्लेक्स मैथ्स, ठीक है, जो कि हमारे को कोई वास्ता नहीं है। हमने उस कॉम्प्लेक्स मैथ्स को आसान करके क्वांटम नंबर्स पढ़ लिया, हमारे लिए वो बेसिक था। लेकिन एक्चुअल में रियल में अगर कोई पूछे कि कैसे हो रहा है ये सब, तो उसके लिए एक इक्वेशन आती है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके सामने। इसमें हमारा जो मतलब है वो ये साई से है। ये जो होता है ना, ये सिंबल, इसको बोलते हैं साई। ये जो साई होता है ये एक्चुअली आपके ऑर्बिटल की पूरी इंफॉर्मेशन निकालता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर आते हैं। तो आपके पास एक होता है, इसको बोलते हैं साई। साई क्या करता है, साई जो होता है ये ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। बेसिकली हर एक ऑर्बिटल का एक साई वैल्यू होती है, ठीक है। हर एक ऑर्बिटल की एक साई वैल्यू होती है। होता क्या है, इक्वेशन होती है, लंबी चौड़ी इक्वेशन होती है, मैथ्स की इक्वेशन होती है, हमें वास्ता नहीं है। बस अगर उस इक्वेशन के ऊपर मैं काम करूं, वही लिखा है यहां पे, एक वेव फंक्शन एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम उसके ऊपर काम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। काम क्या करना है, हमने को इसके ऊपर कैलकुलेशंस करनी है, साई का स्क्वायर करना है, स्क्वायर के बाद उसको मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम से, वो सब फलाना धमकाना करना है। पॉइंट बिंग, इसका एज इट इज कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। ये क्या, गाड़ी की चाबी है, अकेली गाड़ी की चाबी का मैं कुछ करूंगा नहीं, लेकिन गाड़ी की चाबी को अगर मैं गाड़ी में डाल के चलाऊंगा तो गाड़ी चल जाएगी। यस, तो वही गेम है इसका कि साई का कोई काम नहीं है, लेकिन साई के ऊपर अगर मैं कैलकुलेशंस करूंगा तो मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या कैलकुलेशन है, आप अगर साई के स्क्वायर करते हो, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ऊपर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या है कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या होता है, ये आपका होता है साई का स्क्वायर। ये इंफॉर्मेशन देता है साई स्क्वायर कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई स्क्वायर, ठीक है। पर एक पॉइंट से मेरे को ज्यादा कोई फास्ट नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को प्रोबेबिलिटी एक वॉल्यूम में चाहिए होती है। तो एक वॉल्यूम में, मतलब अगर मैं साई स्क्वायर को एक वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को लगता है पूरी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये पूरे वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की टोटल प्रोबेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय साई स्क्वायर इनटू वी। अब ये जो वी होता है, या इस वी को हम लोग जनरली इस ऑर्बिटल में 4πr² dr के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। या तो इसलिए प्रोबेबिलिटी जो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी आती है, टोटल प्रोबेबिलिटी वो क्या आ जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी जो आपकी निकल के आएगी, दैट विल बी साई स्क्वायर इंटू 4πr² dr। तो ये क्या हो जाएगा, एक पूरे के पूरे वॉल्यूम में, एक इस वॉल्यूम में, ये न्यूक्लियस था, ये आपकी वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के होने की टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो साई स्क्वायर इंटू वी से आपको मिलती है, ठीक है। ये गेम हो गया।
अब आते हैं नोड। नोड क्या होता है? बेसिकली वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं हो सकता। हमको याद रखना है एट नोड साई की वैल्यू 0 होती है एंड ऑब्वियसली साई स्क्वायर की वैल्यू भी 0 होती है, और अगर ये दोनों 0 है तो साई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ये भी क्या हो जाएगी 0। तो इससे क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगी 0। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है तो साई की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। तो जहां पे साई 0 होता है उसको नोड बोलते हैं, हमें को बस ये याद रखना है। अब काम की चीज ये है कि नोड दो तरह के होते हैं, एक होता है रेडियल, एक होता है एंगुलर। रेडियल नोड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है n-l-1। एंगुलर नोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है l, और एक फॉर्मूला लगता है टोटल नोड का। टोटल नोड जो होता है उसका फॉर्मूला बैठता है n-1। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल नोड निकल के आती है। एंगुलर नोड को ही आपको दिमाग में रखना है, इसको आप लोग नोडल प्लेन भी बोलते हो एक तरह से, दिस इज नोडल प्लेन। ठीक है, तो एंगुलर नोड लिखे या नोडल प्लेन लिखें, आप एक तरह से उसको बराबर मानोगे। दैट इज ऑल। इसके बाद कुछ एक दो नोड के ग्राफ होते हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे 1s का जो नोडल ग्राफ होता है ऐसा दिखता है। ठीक है, ये आपका इधर बनता है पूरा साई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये वॉल्यूम है, इधर आपका आ गया रेडियस। तो ये ग्राफ आपको ऐसा दिखता है अगर 1s के लिए हो। अगर यही ग्राफ 2s के लिए बनाना हो तो 2s के लिए ग्राफ ऐसा दिखता है, ये ग्राफ दिखेगा 2s के लिए। अगर ये ग्राफ आपको 3s के लिए बनाना हो तो ये ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा, इस तरह से ग्राफ दिखता है 3s का। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ग्राफ बना रहे हैं हम लोग? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पीक्स का। नंबर ऑफ पीक्स, ये फॉर्मूला जो होता है ये बराबर होता है n-l के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो उतनी पीक्स आती है। जैसे यहां पे n-l करोगे तो 1 - 0 कितना आएगा? 1। तो इसके पास एक चोटी होगी, इसके पास दो चोटी, इसके पास तीन चोटी, उस तरह से कैलकुलेशन बनती है। ये आपके ग्राफ्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए, और इसके साथ हम लोग करते हैं दी एंड। दैट इज ऑल फ्रॉम दिस समरी लेक्चर। इतना ही गेम है। ये आपका जो समरी, मैं फिर से बोलूंगा, इसके एंड में बोलूंगा कि ये समरी लेक्चर का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको एक बार पूरा ओवरव्यू मिल गया कि अच्छा ऐसा कुछ है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये चीजें हमने पढ़ी थी, एक माइंड रिफ्रेश करता है। समरी लेक्चर कभी भी डिटेल्ड लेक्चर नहीं होता, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं करा गया और थ्योरी उतनी डिटेल में नहीं हुई है। वो अगर आपको करना है तो आपको डिटेल लेक्चर्स देखने हैं। ये टॉपिक जो कि 22 लेक्चर्स में हुआ है, समझ रहे हो, ऑलमोस्ट 45-46 आवर्स में, वही टॉपिक आपका 1-1.5 घंटे में अगर मैं करवा रहा हूं तो क्या की डिफरेंट है? यहां पे सिर्फ आइडिया दिया गया ऐसा 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 कुछ है, डिटेल में क्लासेस में हुआ। क्लासेस देखने के बाद इस लेक्चर को यूटिलाइज करोगे, एक नंबर है गेम। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से। दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।